अमेरिका में आज आने वाले महंगाई के आंकड़ों से पहले ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल सतर्क। भारतीय बाजार भी बेहद सीमित दायरे में कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी ने आज करीब 125 और बैंक निफ्टी ने लगभग 250 अंकों के दायरे में किया कारोबार। आईटी एफएमसीजी शेयरों में दबाव, मिड कैप इंडेक्स भी नीचे। वहीं हिंडाल्को ने पेश किया अनुमान से अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 40% बढ़कर 2,787 करोड़ पर पहुंचा। रेवेन्यू में दिखी 40% तक की वृद्धि। नतीजों के बाद स्टॉक 2% से ज्यादा भागा। पिडिलाइट ने पेश किए अनुमान से कहीं अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 64% बढ़कर हुआ करीब 357 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में करीब 60% का उछाल, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा हल्का दबाव। और अच्छे नतीजों के बल पर आज केमिकल स्टॉक्स में फिर रौनक। टाटा केमिकल्स ने भरा जोश। स्टॉक 12% उछलकर बना वायदे का टॉप गेनर। दमदार नतीजों के बल पर गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स भी 3% से ज्यादा चढ़ा। और अब फर्टिलाइजर के उत्पादन पर आत्मनिर्भर भारत बनेगा भारत। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से रोड मैप कर सकते हैं पेश। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ कालाबाजारी रोकने पर होगा जोर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरेन, मैं हूं हर्षिता सावंत। और भारतीय बाजारों में आज आप कह सकते हैं हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कल की छुट्टी के बाद ग्लोबल क्यूज, 2 दिन के ग्लोबल क्यूज पर दरअसल बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। और आज मार्केट आप कह सकते हैं थोड़ा सा शांत है। 17,500 के आसपास ही इस समय चाल इसकी दिखाई देगी आपको। लेकिन याद रखिएगा 17,566 के ऊपर हम निकले थे। इंतजार 17,700 के स्तरों का है। ये एक लेवल है जिसका काफी जिक्र टेक्निकल एनालिस्ट ने किया है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से पहले बाजार थोड़ा सा समय लेता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आज की चाल आप परखेंगे। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ ये हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई देगा 9.2 पर। हालांकि याद रखिएगा 38,402 के हाईस को छूने के बाद ये लगभग 150 पॉइंट हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऊपरी लेवल से आप कह सकते हैं मार्केट में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, कुछ हल्की नरमी देखी गई है। मिड कैप की हालत आज ज्यादा बिगड़ी हुई दिखाई देगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो है तो 1:1, लेकिन मिड कैप इंडेक्स सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेड में यानी कि 12 बजे के बाद से करीब अब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। एक्शन कहां पर है? क्योंकि मार्केट में प्रेशर है तो ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली, रियल एस्टेट स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स है, चुनिंदा ऑटो कंपनियां हैं, वहां पर खरीदारी आज नहीं है, दबाव देखने को मिला है। तेजी अगर है वो मेटल और कैपिटल गुड्स में देखने को मिली है। तो ये फिलहाल मूड माहौल मार्केट का। लेकिन सवाल यही है कि 17,500 और 17,500 पर टिकना इंपॉर्टेंट क्यों है? मंडे के सत्र को हम इन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिखाई दिए थे, उसको रिस्पेक्ट किया था, उसके ऊपर टिके थे और वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था। अब यहां पर क्या कुछ और पोजीशंस मंदी की तरफ भी जुड़ रही हैं? क्या पोजीशंस हल्की होने के आसार है? वीरू ये डेटा पढ़ते हैं। तो वीरू बताइए 17,500 पर आज अटका क्यों? देखिए हर्षिता, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षिता, जब मंडे को भी हम 2 बजे मुलाकात कर रहे थे और बात कर रहे थे, एक क्लस्टर हमने निकाला था 17,500 का, जो पौने बजे का डेटा था, 12 बजे का डेटा था सोमवार का। वो इंडिकेट कर रहा था कि हम 17,500 को स्ट्राइक करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, और हमने किया भी। और उस टाइम 2 बजे की कमेंट्री में हर्षिता मैंने एक लेवल की बात की थी, वो था 17,571 और 17,610। ये क्या है? इस लेवल की बात आज भी हुई थी मॉर्निंग में, और हमारी जो सुबह की रणनीति थी उसका हिस्सा था 571-610। दरअसल हर्षिता 17,800 से पहले किसी स्ट्राइक में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई खड़ा है तो वो है 17,600 की कॉल। तो ये जो 30 पॉइंट का दायरा है, इसको बाइसेक्ट करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत है जो कि अभी नदारद है, फ्रेंकली स्पीकिंग। आज केमिकल्स चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, बैंक चल रहे हैं, लेकिन अभी फोर्स वो नदारद है। और आप जैसे कि सुर्खियों में पढ़ रही थी और बता रही थी कि आई थिंक यूएस में जो इन्फ्लेशन की फिगर्स आने वाली है वो आई थिंक उस फोर्स को खींच रहा है। बट स्टिल मैं कहूँगा अभी हमारा वो लेवल नहीं कटा है 571।
आज का इंटरडे हाई है करीब करीब 566 का। तो आप उस डेटा की और उस लेवल की इंपॉर्टेंस को समझिए। आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है? आपकी स्क्रीन पे 17,500 पे कॉल राइटिंग है, 17,600 पे कॉल राइटिंग है, 17,700 पे कॉल राइटिंग है। इनफैक्ट 17,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 1 CR पहुंच गया, 17,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई 96 लाख पहुंच गया है। यानी कि सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है वो 17,500 पे ही आके टिक गया है। ये वही पॉइंट है जो कि वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। बट स्टिल हर्षदा, मैं कहूंगा मेरी अप्रोच सुबह भी यही थी कि ये मान के चलिए कि आपका जो ट्रेड करने का बताओ ट्रेडर जोन है वो है ऊपर की तरफ 17,571, 610 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो सुबह हमने डिस्कस किया था, बहुत अगर आप देखें डिटेल में समझाया भी था, इट्स 17,456 एंड 404। ये जो दायरा है पहले बेस का और पहले रेजिस्टेंस का, इसको ट्रेड कीजिए। और ऑप्शन डेटा शायद स्क्यूज हो गया है इस ग्लोबल इवेंट को स्ट्राइक करते हुए, उसका फायदा उठाते हुए शायद कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक तरह जमा हो रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 17,500 के आसपास ही घूमेगा इंडेक्स। लेकिन मोटे तौर पे कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स बेस बाय कीजिएगा। बहुत चांसेस है कि इस 100 पॉइंट के दायरे में है हम ट्रेड करेंगे। लेकिन आखिरी का 1 घंटे में हर्षदा देखना होगा कि रिलायंस कैसा बिहेव करता है, क्योंकि रिलायंस आज बीते 1 घंटे से अपने इंटरडे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन देखिए, मेरा रिलायंस में बात करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं इंडेक्स को भांपना चाहता हूं। आज सुबह 590 तक गया, फिर सिंक हुआ, बट उसके बाद की लगभग पूरी ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट टाइम ये इस रेंज के हाईएस्ट लेवल पर गुजार रहा है। तो ये 25 रुपए 2575 से लेकर 2600 जो कि कॉल राइटर्स का जोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी एक और बात हर्षदा, वो क्लियर कट सुबह से 4-5 बार बोली गई है, इट्स बेटर टू चेस बैंक निफ्टी टुडे। उसमें ज्यादा मोमेंटम है, दमखम है हर्षदा। बैंक में ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा दमखम, उसी पर फोकस। हालांकि इस समय निफ्टी बैंक तो शांत दिखाई दे रहा है। वीरू, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, वो स्टॉक हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है वो है हिंडाल्को। जब हम हेडलाइन पढ़ रहे थे तब 2% ऊपर था, इस समय 3% की तेजी आ गई है। और उसी स्टॉक के साथ बाकी ट्रेंडिंग काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज ये दरअसल नतीजों का ही इम्पैक्ट एक बार फिर तेजी की तरफ इन स्टॉक्स को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं में सबसे ज्यादा हरकत देखने को दरअसल मिली है। आप देखिएगा हिंडाल्को वहां पर अब 3.5% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, वो 2.25% ऊपर है। आईजीएल अच्छे नंबर्स पर 4% भागा, तो 13% की तेजी दरअसल टाटा केमिकल्स में देखने को मिली है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, सोडा ऐश कारोबार बहुत मजबूती दिखा रहा है, और टाटा केमिकल्स ही नहीं, बाकी सभी केमिकल कंपनियों के लिए ये Q1 बहुत ही सॉलिड साबित हुआ है। उस पर आगे डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन ये वो तेजी वाले काउंटर्स। अब कुछ ऐसे काउंटर्स आपको दिखा देते हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आज इंडेक्स पर प्रेशर सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है, 2.5% नीचे दरअसल वो कारोबार में। दूसरी तरफ ONGC आज नर्म है। मदरसन नंबर्स ठीक थे, लेकिन स्टॉक आज नीचे है, 5.5% तक की गिरावट। इनफैक्ट जिस तरह के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं ग्लोबली, ये चिप मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, वो एक डैम्पनिंग फैक्टर है, वो दरअसल दबाव डालता हुआ स्टॉक पर। और चीनी कंपनियों में आज बलरामपुर चीनी जैसे ट्रेड्स है जहां मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई जरूर दी है। पूरा चीनी पैक आज दरअसल कमजोर है, तो ये 6% नीचे स्टॉक। तो ये फिलहाल वो काउंटर जहां पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। अच्छा, एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पेश कर देते हैं, फिर हमारे जानकारों से बात करना शुरू करेंगे और डिटेल में उनसे समझेंगे आज के सेटअप को कैसे पढ़े और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ग्लोबल तस्वीर, तो जो डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें तकरीबन 50 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है। S&P फ्यूचर्स हल्के से ऊपर, नास्डैक फ्यूचर्स भी करीब करीब 10 पॉइंट ऊपर हैं। जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी मार्केट एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ। यूके में फुटसी हल्की सी गिरावट पर कारोबार कर रहा है, और फ्रांस के कारोबार भी एकदम सपाट है। तो ज्यादा कुछ एक्शन यूरोपीय मार्केट्स में नहीं, हालांकि हल्की सी बढ़त अमेरिकी बाजारों में आज आ सकती है। चले जानकारों से मिलते हैं और आपकी रणनीति क्या होती है, क्या होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे। टेक्निकल्स पर आज हम बात कर रहे हैं राहुल शर्मा से, इसके अलावा राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, समित चौहान, मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे।
प्रकाश गाबा दोपहर में तो आने नहीं वाले थे, अब देखते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी विजुअल्स तो आ रहे हैं। अमित सेठ भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे आज, और फंडामेंटल्स के लिए गौरांग शाह से होगी बातचीत। तो ये सभी जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा केमिकल कंपनी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स नतीजे अच्छे रहे, कंपनी के ईडी और सीओओ के नटराजन हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं। आगे ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल्स, औरोफार्मा, जो कल लंबी लिस्ट है नतीजों की, उसमें क्या निकल कर आएगा उसकी बात होगी। ठीक 2:30 बजे हम बात भी करेंगे क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं हम आज स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर। चार का चौका में सस्ता ऑप्शन, चार्ट का चमत्कार, एफएनओ सुपरस्टार और मिड कैप मंत्रा, आपको सब दिखाई देने वाला है। लेकिन पहले इंडेक्स पर एक व्यू। 17,512 ये है फिलहाल निफ्टी की चाल, और निफ्टी बैंक अब 50 पॉइंट ऊपर। राहुल शर्मा, आफ्टरनून, क्या अप्रोच इस समय आप इंडेक्स में लेकर चल रहे हैं? जी आफ्टरनून हर्षदा जी, देखिए निफ्टी ने सोमवार के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। आज के दिन कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, लेकिन देखिए हम लगातार 17,500 के लेवल के इर्द गिर्द है। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर बायस जो है वो पॉजिटिव ही रखना चाहिए। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप मुझे बुलिश दिखाई देता है। इनफैक्ट निफ्टी मुझे लगता है कि 17,800 के लिए यहाँ पर तैयार होता हुआ दिख रहा है। बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। एफआईएस की पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंडेक्स हेवी वेट्स है वो भी यहाँ पर सहायता दे रहे हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी में 17,350 का स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,200 के ऊपर बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट मोड में रहता है, और मुझे लगता है कि 38,800 और 39,400 तक की अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में 37,700 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस इंडेक्स में भी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। आज रात को डेटा जरूर है बड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पर कोई तरह के गिव अप के संकेत नहीं दिखा रहा है। सिर्फ एक कंसोलिडेशन है मामूली, जो तकरीबन 3-4 घंटे से चल रहा है। मेरे हिसाब से आज 17,500 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो और स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी हमको मार्केट्स में कल के सेशन में। आपका स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है? क्या ट्रेड चेज करना चाहेंगे? इंडेक्स पे आपने व्यू दे दिया और आप 17,350 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को लॉन्ग होल्ड करना चाहेंगे। एनी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई ऑप्शन जो राहुल आप 2 बजे रिकमेंड कर रहे हैं? जी देखिए वीरेंद्र जी, सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर है ऑटो, और ऑटो में टाटा मोटर्स का सेटअप मुझे सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। स्टॉक लगातार पिछले 6 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है, कूलिंग ऑफ दे रहा है। इसने बहुत ही बेहतरीन चाल दिखाई थी 1 अगस्त को, उसके बाद लगातार कंसोलिडेशन मोड में है। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक तैयार है ऊपर में 500 रुपए तक के लेवल्स लगाने के लिए। तो टाटा मोटर्स को बाय कीजिए, 500 रुपए का लक्ष्य रहेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 455 रुपए का। और मुझे लगता है कि जो ऑटो पैक में एक तरह से ऑटो सेक्टर में जो एक तरह से तेजी बनी हुई है, ये तेजी हमें अगस्त के पूरे महीने में एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। तो हमारा टॉप कन्विक्शन है टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स करीब 468-85 पर इट्स अ बाय कॉल, और करीब 0.13% ऊपर ट्रेड करता हुआ, और सेटअप अच्छा है। देखिए सुबह पूरा बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुला था, उस ट्रैजेक्टरी में गया, उसके बाद कोलैप्स हुआ, बट नाउ ये जो मिड सेशन की एक हाई है उसको भी बाई सेट करने की कोशिश करता हुआ टाटा मोटर्स कन्विक्शन कॉल राहुल जी का। मानस, आपको इस वक्त एग्जैक्टली जो कन्विक्शन है वो किस स्टॉक में आ रहा है और क्या चीज करना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए मेटल्स पे ध्यान देंगे। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, कोल इंडिया की मॉर्निंग में ही मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था, और अब शायद आपको हिंडाल्को पे ध्यान देना चाहिए। देखिए हिंडाल्को में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि 440 रुपए के भाव में बिल्कुल हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 429 का आपको स्टॉप लॉस रख के 460 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। ऑप्शन लीजिए एट द मनी 440 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करिए 6 रुपए के स्टॉप लॉस से। 22 से 25 रुपए तक के भाव आपको इस 440 के कॉल ऑप्शन हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। 22 से 25 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 12 पर ट्रेड कर रहा है 440 का कॉल ऑप्शन, और क्या जलवे हैं स्टॉक के आज देखिएगा। बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला। आपको याद होगा जब नोवेलिस के नंबर्स आए थे तो गाइडेंस बढ़ाया था, और आज Q1 के नंबर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टॉक ने दिखाया है। मैं आपको हाइलाइट्स बता देती हूँ। कॉपर बिजनेस में दरअसल जो ग्रोथ है वो अस्टाउंडिंग है।
565 करोड़ का आंकड़ा कॉपर बिजनेस के लिए कंपनी ने पोस्ट किया। एक्सपेक्टेशन था 333 करोड़ तक का आंकड़ा देखने को मिलेगा, तो अनुमान से कहीं ज्यादा आउट परफॉर्म कॉपर बिजनेस ने किया है। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा कॉपर की वॉल्यूम्स जो है वो 80,000 टन से बढ़कर करीब करीब 1 लाख टन के ऊपर निकल गए हैं। अनुमान था कि 95 से 98 के दायरे में रहेंगे। और एल्यूमिना बिजनेस में भी हमने देखा है एक बीट है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, हायर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और बेहतर एफिशिएंसी की मिसाल इस क्वार्टर में हिंडाल्को बना है। वो स्टॉक आपके सामने साफ ट्रेड करता हुआ। इस पर वीरू एक बार चर्चा कर लेते हैं, गौरांग शाह से भी बात कर लें, वरना ये स्टॉक जिस तरह से मूव दिखा रहा है ये हाथ से निकल जाएगा। और मानस ने तो कह ही दिया है कि 440 का कॉल इस समय एक बेहतरीन ट्रेड होगा लेने के लिए। गौरांग, इन नंबर्स को आपने कैसे पढ़ा और क्या इन नंबर्स के बल पर ये हिंडाल्को री-रेट होगा? धन्यवाद हर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो न तो सिर्फ आंकड़ों को देख करके, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मौका भारत में स्थापित धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को मिलेगा और जो तकलीफें चाइना में हो रही है, मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था हर्षदा, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा और दिक्कत है चाइना में, और उसका जो एक नकारात्मक सा चेन रिएक्शन है वो मेटल्स और सीमेंट कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि इनका डेट काफी रियल एस्टेट सेक्टर को रिपे करना इन दो क्षेत्र के ऊपर। उस परिस्थिति में पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी मुसीबत चाइना में खड़ी हो रही है, जिसका एक सकारात्मक सा असर मुझे लग रहा है कि भारत में स्थापित जो भी है फेरस नॉन फेरस बनाने वाली कंपनियां उनको मिलेगा। तो हिंडाल्को पर, और हाल ही में हमने देखा था एक्सपोर्ट ड्यूटी के लेकर के काफी खराब परिस्थिति, आज मंत्री जी ने टिप्पणी करी है कि सरकार सोच विचार कर रही है उसको पूर्ण तरीके से वापस लेने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मौका है मेटल सेक्टर में निवेश करने के लिए। हिंडाल्को का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य करीबन 550 से लेकर के 580 का है हिंडाल्को को लंबी अवधि के लिए। 550 से लेकर 580 का टारगेट, और ये स्टॉक देखिए आज का तगड़ा मोमेंटम प्ले है, 4.25% ऊपर हर टिक के साथ दरअसल यहाँ पर मजबूती बनती दिखाई दे रही है। तो ये बात हुई हिंडाल्को के एनालिसिस की। 440 का कॉल आप ले सकते हैं, 460 के लिए एक तेजी का सौदा इस समय आप इमीडिएटली ले भी सकते हैं अगर आपने एक इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है तो। अमित सेठ इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरी नजर इस समय भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में है। स्टॉक एक बेस से बाहर आ रहा है, इसका 710 का एक हर्डल था भारतीय एयरटेल का, जो कि इसने क्रॉस कर लिया। तो भारतीय एयरटेल में एक बाय की सलाह है। करंटली फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 716 रुपए में। टारगेट लगभग रहेगा मेरा 730 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 706 रुपए का। 30 के लिए आप कह रहे हैं एक मौका एयरटेल में लेकर चले। एयरटेल के नंबर्स के बाद स्टॉक आज तो सुबह में तो थोड़ा शांत था, लेकिन अब मौका अमित सेठ ने ढूंढा जरूर है। राजेश सातपुते से एक व्यू ले लेते हैं और फिर स्टॉक स्पॉटिंग करना शुरू करेंगे। राजेश जी, आफ्टरनून, बताइए समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी देखिए, नजर तो मेरी एचडीएफसी ट्विंस पे ही है। एचडीएफसी बैंक का तो जिक्र हुआ, तो अभी मैं जो कॉल दूंगा वो एचडीएफसी लिमिटेड पे दूंगा। बहुत बढ़िया सेटअप है यहाँ पे। देखिए 200 डीएमए का जो ब्रेकआउट था वो लेवल था 2380, आज का डिप है 2381 का। तो ये 200 डीएमए का जो टेस्टिंग है, वो जो कंफर्मेशन चाहिए होता है, वो भी मिल गया। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इट्स अ पेनेंट फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट मंडे मिला था। तो आज मुझे लगता है यहाँ पे डिप के बाद फिर से जो रैली है, शॉर्ट कवरिंग है, वो रिज्यूम होगी। तो एचडीएफसी लिमिटेड इज अ बाय, इट्स अ बाय अबव 2400, 2400 के ऊपर आप बाय करें। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यानी 2380 का, यानी जो 200 डीएमए का वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो 2380 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी लिमिटेड इज अ बाय, टारगेट 2450। जी हम एचडीएफसी लिमिटेड इज बाय। लास्ट सेशन में हमने इसकी 2400 की कॉल पे बात की थी, याद रखिएगा। करीब करीब 39 रुपए की वो कॉल थी उस टाइम। मेरे ख्याल से अब तो काफी स्पर कर चुकी होगी। इस वक्त बैंकिंग का और एनबीएफसीज का साथ साथ चलना एक बेहद अगर देखें शानदार सेटअप है। लुक एट बैंक निफ्टी नाउ, 38,332। क्या बात हो रही थी हमारे 2 बजे के आसपास? इज बेटर टू चेज बैंक निफ्टी। 250 से अगर आप देखें, अब करीब करीब 350 हो गया, 333। ये देखिए बैंक निफ्टी में फोर्स है। अगर मैं एक एसबीआई को सब्सट्रैक्ट कर दूं सिर्फ,
तो शायद बैंक निफ्टी कहीं और खड़ा होता अगर एसबीआई के नंबर्स इतने कमजोर ना होते। खैर, एसबीआई का प्राइस जरा लेके आइएगा स्क्रीन पे, एक बार देखते हैं कि वो क्या कर रहा है इस वक्त। क्या शुक्रवार एक तो जहन में बार बार शुक्रवार आता है एक छुट्टी के बाद। शुक्रवार नहीं, सोमवार का इसका लो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये उसको वॉलिड कर चुका है, तो ये एक दिक्कत का सबब है बैंक निफ्टी के लिए। खैर, अच्छा गौरांग, अभी हिंडाल्को पे आपने टिप्पणी कर दी पोस्ट नंबर्स, लेकिन आपका कन्विक्शन आइडिया क्या है, क्या चीज करना चाहेंगे आप इस वक्त? वीरेंद्र, अभी आज ही एक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ने अपना 52 हफ्ते का सर्वोच्चम स्तर छुआ है। मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस मोटर का। मेरे ख्याल से 964 का एक सर्वोच्चम स्तर आज बनाया है। तो हमारी राय में, और जो एक परिवर्तन हम देख रहे हैं पूरे ऑटो क्षेत्र में वीरेंद्र, और ये जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से अच्छी बारिश के कारण मांग फिर से लौट करके आएगी, तो उसका सर्वप्रथम रुझान जो है वो मेरे ख्याल से टू व्हीलर यानी कि दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। उसके बाद फिर फोर व्हीलर्स, एंट्री लेवल, मिड साइज सेडन एक्सेट्रा। तो टीवीएस मोटर्स बहुत पसंद आता है हमें। काफी सारे लॉन्चेस इन्होंने किए हैं और आने वाले समय में और भी बेहतरीन लॉन्चेस, 2 लॉन्चेस तो मेरे ख्याल से अभी हाल ही में हुए हैं इस कंपनी की तरफ से। रोनिन नामक एक मोटरसाइकिल का, और एक दूसरी मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय है। मेरे ख्याल से अगर ये 975 980 के ऊपर चला जाता है और टिक पाता है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी इसको 1150 1200 तक पहुंचने के लिए। टीवीएस मोटर अगर आप देखें आपका प्रेफर्ड पिक है, और आई मीन कितना बेहतरीन ये स्ट्रक्चर है, इसको शायद अब टेक्निकली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स जो कि हमने शेडो में लिए थे, मतलब जो बात मैं सुबह आपसे कह रहा था कि अगर देखिए 7, 8, 9, 10% चलने के बाद किसी स्टॉक को हाथ लगाना अमूमन ट्रेडर के तौर पर मुश्किल हो जाता है। टाटा केमिकल सुबह पोस्ट नंबर्स इसने डिटेल थी, हमने उसकी शेडो में एक ट्रेड लिया था और वो था यूपीएल। उस वक्त सचिन थे हमारे साथ और हमने यूपीएल की कॉल ली थी, 760 का ऑप्शन लिया था। उस वक्त प्रीमियम था करीब करीब 20 रुपये 20 पैसे या 20 रुपये 50 पैसे। वो प्रीमियम लेके आइएगा। माइनस आज मेरे चार्ट्स के साथ दिक्कत है थोड़ी सी, बट थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या वो राउंडिंग टॉप बिल्कुल सही तरीके से बिहेव कर रहा है, राउंडिंग बॉटम माफ कीजिएगा, और क्या इस ऑप्शन को अभी भी चेज कर सकते हैं एट 2260? आपने किस ऑप्शन की बात की, स्ट्राइक प्राइस प्लीज बता दीजिए। 760 एट द मनी, स्लाइटली इन द मनी अब इस वक्त इनफैक्ट। देखिए यूपीएल की जहां तक पैटर्न की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब यूपीएल का पैटर्न बहुत क्लियर दिखने लगा है। हाई टॉप हाई बॉटम दिखने लगे हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई था उसको स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो अगर हम यूपीएल के कैश प्राइस की बात करें तो उसके जो सबसे पहले टारगेट है वो 780 रुपए के आते हैं। लेकिन मेरा समझना है कि अगर अभी आप करंट लेवल्स पे बेट ले रहे हैं तो 780 का नहीं, आपको टारगेट लेना है करीब 800 810 का। तब तो आप एक बढ़िया मूव देख सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं और 750 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आपने जो कॉल ऑप्शन लिया था वहां पर भी बने रहिए। अगर आपको बहुत पास का स्टॉप लॉस रखना है तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 755 का रहेगा कैश के लेवल्स, तो उस पर ध्यान रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो ऑप्शन से निकल जाए, लेकिन ऊपर की तरफ बड़े टारगेट सेट करें 800 810 के। 800 810 तक के आप देखें आपको स्विंग मिल सकते हैं। याद रखिएगा आज अगर मैं आपको ओआई की समरी बताऊं अगर सेक्टोरियल आधार पे, तो केमिकल स्पेस सबसे बड़ा ओआई लेके बैठा है थैंक्स टू टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का ओआई गजब 53.3% विद 12.2 प्राइस एप्रिसिएशन। आरती इंडस्ट्रीज सेकंड है और उसके बाद थर्ड पायदान पे आता है लॉन्ग साइड पे पीआई इंडस्ट्रीज जिसमें लॉन्ग है। अच्छा मैं एक एक सेक्टर उठा लेता हूं और मेटल्स को देखिए, हिंडाल्को अभी हर्षा जिक्र कर ही चुकी हैं। हिंद कॉपर 6.5% ओआईडिशन और साथ ही साथ सेल 2.1% ओआईडिशन। और एक बार जरा प्लीज कोल इंडिया को जज करते हैं। राहुल शर्मा जी, कोल इंडिया आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रीड किया हुआ और एक्सप्लेन किया हुआ स्टॉक है, कई बार आपने रिकमेंड भी किया है। जिस प्रकार का ओआई एडिशंस है यहाँ पर और जिस प्रकार का इसका प्राइस बिहेवियर है, अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट कोई ऑप्शन ट्रेड? जी हाँ, शुक्रिया वीरेंद्र जी। देखिए कोल इंडिया का जो सेटअप है वो यहाँ पर काफी बुलिश है और मेरे हिसाब से
जरा भी यहाँ पर लेट गो नहीं हुआ है ट्रेंड के अंदर। ये ब्रेकआउट हमने तकरीबन 200 रुपए के आसपास देखा था और लगातार यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टॉक में बनी हुई है। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर आप 205 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर्स को यहाँ पर 250 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन मेरी फिलहाल यहाँ पर लोड नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर एट द मनी ऑप्शन की बात करूं तो एक 220 का कॉल ऑप्शन लेकर इस मोमेंटम को पार्टिसिपेट किया जा सकता है। प्राइसेस मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन टारगेट जो है स्टॉक का तकरीबन 245 250 तक का रहेगा। तो 205 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक 10% की अपसाइड और यहाँ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 219 के आसपास 2% ऊपर, और इस वीक इसने सोमवार और आज के दिन मिलाकर अच्छी तेजी दिखाई है। याद रखिएगा कोल इंडिया के नतीजे आ जाएंगे, उसका इंतजार बाजार कर रहा है और अच्छा क्वार्टर अनुमानित है क्योंकि डिस्पैचेस बड़े हैं और ई ऑक्शन में इसका फायदा बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छी खासे वॉल्यूम सेल्स भी देखने को मिले थे कोल इंडिया की ओर से। जो रिपोर्टेड फिगर्स है उसका रिफ्लेक्शन तिमाही नतीजों में रहेगा। अच्छा राहुल शर्मा, आपने देना है वैसे सस्ता ऑप्शन, तो शुरुआत करते हैं आप ही के साथ। अब 4 का चौका की बताइए क्या ट्रेड है? जी आशिता जी, देखिए यहाँ पर क्लियरली जो व्यू है हमारा सबका कंसेंसस है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक यहाँ पर मोमेंटम मूव आना चाहिए। अब बैंक निफ्टी का मूव आप कॉल ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर पकड़ सकते हैं। बैंक निफ्टी का 39,000 का जो कॉल है 25 अगस्त यानी मंथली एक्सपायरी का जो कॉल ऑप्शन है 39,000 का, उसे बाय कीजिए। तकरीबन 315 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में डबल होने का दमखम है। इसमें टारगेट जो रहेंगे ऊपर में 500 रुपए और 650 रुपए तक के रहेंगे। तकरीबन 315 रुपए 320 रुपए की रेंज में से बाय कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 160 का, और मुझे लगता है कि बैंक्स के अंदर यहाँ पर मोमेंटम एक्सप्लोड होता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में बुलिश बायस है, कॉल ऑप्शंस बाय करके चलने की राय रहेगी। ट्रेंड निफ्टी बैंक का मजबूत, और बैंकों पर अगर आपका भरोसा है तो सीधे निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया है। इस समय एक इंडेक्स पर व्यू आ रहा है सस्ता ऑप्शन में 39,000 का कॉल लेने की सलाह, जो 315 320 पर सुझाया। आपके सामने स्क्रीन पर वो 323 पर आ चुका है। टारगेट आपका पहला वाला 500 और 650 के आसपास का रहेगा। निफ्टी बैंक में बड़े कन्विक्शन के साथ तेजी का ट्रेड, और निफ्टी बैंक इस समय करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर, तो डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इसमें नजर आई जरूर है। चलिए फोकस करते हैं एक और सेक्टर पर जिसमें सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है, वो है केमिकल स्टॉक्स। पूरा केमिकल पैक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। टाटा केमिकल्स नतीजे अच्छे थे, इनफैक्ट अच्छे नहीं शानदार नतीजे थे, तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। आज अच्छे नतीजों पर केमकॉन स्पेशलिटी जैसा छोटा केमिकल स्टॉक भी 17-18% ऊपर है, और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स जिसके नंबर्स हमने पहले देखे वो भी शेयर आज पॉजिटिव टेरिटरी में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल गैलेक्सी की बात करें तो यहां पर भी नतीजे काफी शानदार रहे। रेवेन्यू में 40% तक का इजाफा देखने को मिला, ये करीब करीब 1160 करोड़ पर आया। मुनाफे में 28% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और क्लियर कट इन नंबर्स में एक रिफ्लेक्शन है कि डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ इंटरनेशनल डिमांड भी पिकअप करती हुई दिखाई दे रही है। अब ग्राउंड पर स्थिति कितनी बेहतर होती दिखाई दे रही है, हमारे साथ इसी पर डिटेल में बातचीत करने के लिए गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के ईडी और सीओओ के नटराजन है। मिस्टर नटराजन, बहुत ही शानदार नतीजे हैं, और ये नतीजे दरअसल अच्छे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके टोटल वॉल्यूम्स थोड़े से फ्लैटिश रहे। नियरली दे वर डाउन 7.5%। सर्फैक्टेंट्स में वॉल्यूम भी 8% घटा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के आधार पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सो व्हाट हैज रियली हेल्प्ड? अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है तो ये नंबर्स में जो इजाफा आया है वो किस फैक्टर से आया? Thank you, Shukriya, for having me on this show. So there have been 2-3 reasons. One is the product mix that we have had, the way that we were able to generate a good set of products, the new products that we launched. The second is the way that we managed and the various challenges that got presented in a very, very smart way. And also in terms of how we leverage on certain opportunities that got presented in this quarter. So that essentially sums up the way that we work to deliver the good numbers that we have had. Okay, you're saying good product mix, उसका फायदा, लेकिन आपका EBITDA per ton मैं देख रही थी, that's also grown up really strong, nearly 37 to 40% growth. लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि लगातार आप लोगों ने बातचीत की है कि सप्लाई साइड के कुछ प्रेशर्स देखने को मिले हैं, आपके लिए इनपुट कॉस्ट भी अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ये जो ग्रोथ है क्या वो सस्टेनेबल है,
या फिर आप सीधे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वो कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं, तो मैनेज हो जाएगा? No, it's not that simple. Okay, so what I'd like to say is that we would like to guide to stick to the guided range of 16 to 18,000 per metric ton of EBITDA. Although we're confident that we'll be able to deliver at the higher end of this range. But what is important is that the volume degrowth that has happened, that needs to catch up, because that's going to be very important. So as we move forward, the way the mix can change, because performance affectants, which is also a big portion of our portfolio, needs to start picking up its growth momentum. So as that happens, you will have a situation where the EBITDA per metric ton can get corrected. But yes, as we have said, we would wait for a secular trend on these lines to be established before we are able to guide the market on a higher end of the higher band of the EBITDA per metric ton. So anticipating in terms of volume growth, this quarter volumes 8% कम हुए. Is there a likelihood of any pickup, or what range could it be in for the rest of the year? No, we certainly want the volumes to pick up, because that's what is going to ensure that the business grows very well. What is going to aid that is the commodity price inflation that has started correcting significantly. We only hope that sustains, and that essentially will enable our customers to pass on the price reductions to consumers. And then the consumers start coming back and start buying with the same amount of vigor that they were buying earlier. So we do hope, okay, that we are able to see this turnaround happening in terms of volumes, and we would desire that we are able to grow the volumes this year as well at the 6 to 8% guided range. Albeit we do see with this sort of degrowth that has happened in the first quarter, it's going to be an uphill climb. But yes, we would want to be at least at the lower end of the 6 to 8% guided range on the volume growth. Mr. Narayan, exactly exports market ने इस बार कैसा किया? वहाँ कितनी growth थी? वहाँ pricing कितनी better है इस वक्त? और आगे के, I mean, एक quarter के लिए, 2 quarter के लिए export markets के लिए आपका outlook क्या है? Export markets, if you see the major impact, the AMET market has degrown pretty significantly by almost 21%. And that's because the major market of Egypt and Turkey are fighting huge amount of inflation and currency devaluation. So that has impacted our volume significantly. And that would come up only when the consumers adjust to the new inflationary situation. So we do see that it will come back, but it will probably be gradual. With regard to rest of the world, in terms of our export markets, the volumes have come down by about 7%, but that's been majorly because of the energy crisis and the inflation scenario in Europe, and also in terms of certain volume degrowth because of recession that has started showing some signs in US. So this I hope that on the rest of the world side, we should be able to come back pretty much quicker than getting the volumes back to growth levels as far as AMET is concerned. Because there the problems are significant in terms of the inflation that's there and the currency devaluation that has happened. मिस्टर राजन, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा. आई मीन लास्ट 3 महीने से पूरे केमिकल स्पेस को, फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, पूरे इन्वेस्टर लॉबी या ट्रेडर लॉबी जो है वो केमिकल स्टॉक्स को चेस कर रही है बिकॉज ऑफ आई थिंक जो कमोडिटी प्राइसेस श्रिंक हुए हैं उसको देखते हुए. आपका जो कॉस्ट वेरिएबल है उसमें कितना बेसिस पॉइंट का अगर आप देखें रिडक्शन आया है, और अगर यही ट्रेंड रहा तो इसका एग्जैक्टली मार्जिन्स पे इम्पैक्ट क्या होगा? पिछले 3 महीने में कॉस्ट फैक्टर्स कितने रेशनलाइज हुए हैं, कितना कम हुआ है? If you see palm kernel prices, oil price, which is the major feedstock as far as oleochemicals are concerned, has come down in the last 45 days by about close to 40%, 40-50%. So what we do see is that this will come back, but yes, in terms of it reducing in our last quarter numbers, it obviously is not is more tempered because it started coming down only from the middle of the last quarter. But moving forward, we do see that the prices can, if this trend continues, that it can result in it coming back to the levels that we saw, last year beginning. And that would enable us to be able to serve the consumer demand well, because the consumer demand would start getting more robust with the reduced prices that will get passed down to them. Mr. Natarajan, pleasure speaking to you. All the very best for the coming quarters.
तो बेसिकली वॉल्यूम उसमें पिकअप आना अभी भी बाकी है और कंपनी गाइड कर रही है, उम्मीद है उनको कि 6 से 8% तक के दायरे में वॉल्यूम्स वो आगे डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक ऊपर है। गौरांग, केमिकल कंपनियों में कई विकल्प है बेहतर नतीजों के बेसिस पर, कोई टिप्पणी? गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, टाटा केमिकल्स, ज्यादातर कंपनियों ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं। आपका टॉप पिक क्या रहेगा केमिकल्स में? तो हर्षदा, मेरे ख्याल से टाटा केमिकल्स ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, वहां पर यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट, विनती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी शामिल है। और हर्षदा, ये जो मैं अभी धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई चाइना को लेकर के खबरें की बातें कर रहा था, तो ये एक और क्षेत्र है हर्षदा, स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स, जो कि China+1 पॉलिसी के आधार पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में स्थापित स्पेशलिटी और ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने वाली कंपनियों को मिलेगी, न तो सिर्फ देश में अपने प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराने के लिए, बेचने के लिए, लेकिन मोर सो ओवरसीज मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और कई विकल्प है। गौरांग ने आपके लिए कुछ खास स्टॉक्स की बात भी की है। चलिए, इस बीच वक्त हो रहा है चार्ट का चमत्कार का, करेक्ट? तो मानस तैयार होंगे चार्ट का चमत्कार देने के लिए चार का चौका में, और फिर आगे हम बात करेंगे क्या चल रहा है कि भी। लेकिन मानस, पहले आप बताइए कोई ट्रेड। तो देखिए, चार्ट का चमत्कार में आईजीएल में खरीदारी करनी चाहिए, और आईजीएल में खरीदारी करने का रीजन ये है कि 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया और करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स उस ब्रेकआउट पे देखने को मिले हैं। तो क्लियर कट रिवर्सल का साइन है और अब शायद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आईजीएल में 364 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 395 के टारगेट के लिए। 380 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 10 रुपए का प्राइस चल रहा है। 6 रुपए के स्टॉप लॉस से इस कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं 18 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, आईजीएल का कॉल 380 का, ये आप प्रेफर करेंगे एट 10 और करीब करीब इसके याद रखिएगा ओआई में शेडिंग हुई है, ठीक है? आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर है इसका, तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अगर आप देखें स्टैट्स के आधार पे भी बनता है बाय करने के लिए। 10 रुपए का प्रीमियम है और करीब करीब बाय करना है आपको। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस मैंने मेंशन कर दिए। आईजीएल का ये 380 का कॉल ऑप्शन। समित चौहान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, आइए उनका एक आउटलुक लेते हैं। समित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडिसेस इस ग्लोबल इवेंट से पहले अगर आप देखें थोड़ा सा एक शेप लेते हुए, स्पेशली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉल राइटर्स विजिबल है, पुट राइटर्स विजिबल है, निफ्टी पर एक स्टेडल बन रही है, 17,500 पे कॉल राइटिंग विजिबल है, पुट राइटिंग विजिबल है। ऐसे में आपको ट्रेड की पॉसिबिलिटी कहां नजर आ रही है, कन्विक्शन ट्रेड आपका? देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक तो यस, थोड़ा हमें टाइम वाइज कंसोलिडेशन देख सकता है कि रेंज में रह सकता है, बट आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे और आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी ट्रैक्शन है काफी ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो यहाँ पे बीएल हमें अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये एक प्रेफर्ड पिक रहा है, उसके रिजल्ट्स के पहले से स्टॉक ने एक अच्छी खासी ऑलरेडी मूव दे दी है और अभी जो कहीं ना कहीं उसका जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है लगभग 288 289 के आसपास, वो ये चैलेंज कर रहा है। और जैसे आज की प्राइस एक्शन है, हालांकि 290 के कॉल में अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बट हमें लगता है कि जैसे ये 288 का लेवल सरपास करता है, आपको यहाँ पे एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है ये कॉल्स में। तो इसके चलते हम 290 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे बीईएल का। और ये अदर डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रेकमेंड किया हुआ है लगभग सेम लेवल्स पे। तो करंट लेवल पे जो 7.6 7.7 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। 5.4 का स्टॉप लॉस होगा और 12 का इसका टारगेट रहेगा। तो बीईएल में एक मौका, तेजी करके चले, 290 का कॉल आप ले सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा सोमवार को भी हम बात कर रहे थे डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों की, हाल हो, बीडीएल हो, तब बीईएल की भी चर्चा हुई थी और उस दिन भी भागा था। आज फिर करीब करीब 2% ऊपर है ये स्टॉक। चलिए, अब यहां से थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं क्या चल रहा है। तो आज क्या चल रहा है, मैं सुमित हमारे साथ हैं और साथ ही हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विनोद कार्की से भी बात करेंगे। लेकिन सुमित बताइए क्या चल रही है आज? क्या चल रहा है, मैं सुबह एक ब्लॉक्स हुए थे, अगर आप देखेंगे तो पूरे ग्रुप के अंदर ब्लॉक थे, वो था किर्लोस्कर ग्रुप। इसकी तमाम कंपनियां लेकर आएंगे, अगर डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, किर्लोस्कर फेरो, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज,
किर्लोस्कर ब्रदर्स, अलग अलग ग्रुप की कंपनियां जो हैं उनके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे, और ब्लॉक्स भी छोटे मोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े ब्लॉक्स थे। ऐसी खबरें चल रही हैं बाजार में कि यहाँ पर ग्रुप के जो प्रमोटर्स के बीच में काफ़ी समय से इश्यूज थे, वहाँ पर कुछ हद तक सेटलमेंट होने की बातचीत है। दरअसल 2017 से सेटलमेंट की बातचीत चल रही है, ऑलरेडी मल्टीपल राउंड्स इसके ऊपर हो चुके हैं, और उसी के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ सेटलमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं सेटलमेंट के बीच में आज यहाँ पर ब्लॉक्स हुए हैं। ब्लॉक्स कैसे हैं? किर्लोस्कर न्यूमेटिक के अंदर करीब 93 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, जो कि परसेंटेज इक्विटी में रफली 14.5-15% के आसपास की ब्लॉक्स रही हैं, और ये टोटल 432 करोड़ रुपए की इक्विटी ने आज हाथ बदला है। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो किर्लोस्कर फेरो में करीब 31.23 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, जिनकी वैल्यू करीब 66 से 67 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, और रफली 2.25% के आसपास की इक्विटी है। इसमें एक प्रमोटर एंटिटी का करीब 1.5% स्टेक भी है, जो कि किर्लोस्कर न्यूमेटिक के नाम से, यानी किर्लोस्कर फेरो में क्रॉस होल्डिंग है किर्लोस्कर न्यूमेटिक की, और उनकी होल्डिंग के हिसाब से अगर वैल्यू देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास इक्विटी बैठती है। तो ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स हो रहे हैं, और उन मल्टीपल ब्लॉक्स के बीच में बाजार में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो प्रमोटर्स के साथ इश्यूज चल रहे थे वो कुछ हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं, और शायद यही एक ट्रिगर बन रहा है इस पूरे ग्रुप में तेजी को लेकर। तो भाइयों में सुलह हो सकती है, और न्यूमेटिक्स तो चल गया आज, लेकिन फेरस में थोड़ी सी दबाव देखने नहीं, फेरस में मूव आ रहा है शायद, अभी भी लोअर लेवल से कुछ मूव। एक बार दिखाइएगा फेरस का भी चार्ट, इंट्राडे वाला दिखाइएगा, क्योंकि जो ताजा हाल है वो थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा रहा है। सुबह में हाँ, जब ये ब्लॉक्स हुए थे तब बड़ा एक्शन देखने को मिला था, लेकिन न्यूमेटिक में हमने देखा है अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। तो ये दो स्टॉक्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन नजरें आपकी होनी चाहिए निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी में ऐसी खबरें हैं कि बड़ा रीजिक देखने को मिलेगा। अब क्या निकलेगा और क्या आएगा, इसी के लिए आज हम क्या चल रहा है में जोड़ रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विनोद कार्की को। विनोद ने इनफैक्ट एक डिटेल रिपोर्ट भी आज, रिपोर्ट नहीं नोट लिखी। बताइए विनोद, क्या चल रहा है? तो गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपके शो पे आने के लिए। और अभी निफ्टी में देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो इनका एक साल में 2 बार ये लोग रीजिक करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो जो अभी ये 30 सितंबर को इफेक्टिव जो होगा, उसके हमने जो हिसाब लगाया उसमें दिख रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो श्री सीमेंट को रिप्लेस करेगा। एज ऑफ नाउ जो डेटा और जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से अगर कोई इसके बाद कोई चेंजेस आती है निफ्टी की मेथोडोलॉजी में, वो लास्ट मिनट में कर भी सकते हैं, ऐसे कुछ गाइडलाइंस चेंज कर सकते हैं व्हाटएवर, तो कुछ चेंज हो सकता है। अदरवाइज ये जो नॉर्मली जो होगा ये चेंज है। बट हमने जो हाईलाइट किया है इसमें और एक जो बड़ी चीज है जिसको आगे को इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि इंडेक्स मेथोडोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ये होता है कि जब कोई कंपनी का मर्जर होता है तो जो एंटिटीज जो मर्ज होने वाली हैं उनको इंडेक्स से निकाला जाता है। टिल द टाइम वो मर्ज होके वापस रिलिस्ट होते हैं, और अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो वापस से इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासिम के साथ हुआ था 2017 में, जब मर्जर हुआ था उसका, वो इंडेक्स से बाहर निकाला गया था आउट ऑफ टर्न, जो नॉर्मली 2 बार साल में होता है। उसके अलावा उन्होंने जैसे ही वो उसका ट्रिगर होता है शेयर होल्डर अप्रूवल जब आ जाता है, तो ग्रासिम निकला था। और उसके बाद जब वो मर्ज एंटिटी वापस से लिस्ट हुई थी, उसके बाद जब वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल किया तो वो वापस इंडेक्स में अगले साल आ गया था। तो अभी हमको सबको पता ही है कि एचडीएफसी का मर्जर है, बट डिफरेंस ये है कि 2 चीजें डिफरेंस है। एक तो साइज, दोनों एचडीएफसी एंटिटीज का आप जोड़ें तो लगभग 14% उनका वेट है, जबकि ग्रासिम जो केस हुआ था पहले वो उतना कुछ नहीं था इसके सामने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ईटीएफ होता है जिनको एग्जैक्टली ट्रैक करना पड़ता है इनको, उनका साइज काफी बड़ा हो गया। तो निफ्टी ईटीएफ ही आप हिसाब लगा लो 1.7 ट्रिलियन, मतलब एक 1.7 लाख करोड़ का एयूएम है, तो आप हिसाब लगा लीजिए 14% उसका इंडेक्स से बाहर निकलेगा तो कितना इम्पैक्ट होगा। तो उसके जगह दो स्टॉक और आएंगे, और वो तो छोटे स्टॉक होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज नीचे से जो नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक आएगा वो 2 स्टॉक होंगे। बट जो बाकी उसका वेट हमने हिसाब लगाया करीब 1% होगा। तो 14% में से 1% ये कंपनीज ऐड करेंगे, बाकी जो 13% होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी के 48 कंपनीज में।
तो ये काफी मतलब अनप्रेसिडेंटेड है मेरे हिसाब से। इस साइज का रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने तो कभी नहीं देखा हिस्ट्री में, इंडियन कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में। और ये इसका बिगर रीजन ये है कि ETF हैव बिकम वेरी बिग। अब इसमें आप सेंसेक्स की लगाइए तो 88,000 करोड़ का सेंसेक्स ETF से है, और सेंसेक्स में आपको पता होगा कि इनका वेट इवन ज्यादा है निफ्टी से, बिकॉज वहां खाली 30 स्टॉक होते हैं। तो ये एक अपकमिंग इवेंट है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा NSE ऐसा कुछ करेगी जिससे स्मूदन आउट हो जाए पूरा प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ लार्ज ट्रांजैक्शन। ओके विनोद जी, एग्जैक्टली इससे श्री सीमेंट में कितना एग्जिट होगा? दूसरी बात यह है कि टोटल एक्सपोजर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इन निफ्टी वो कितना कम हो जाएगा? एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, इसमें निफ्टी में वेट आई थिंक श्री सीमेंट का 0.5% टाइप होगा मेरे ख्याल से, कुछ खास नहीं है। तो उतना निकलेगा। और अडानी का जो वेट ऐड होगा वो करीब 1% होगा। तो उतना, तो लगभग समझ लीजिए 1600-1700 करोड़ की बाइंग और करीब 600 करोड़ की सेलिंग टाइप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दो स्टॉक्स में, जब ये अनाउंस होगा उसके बाद। और लास्ट डे मतलब September 30th के ऑन दैट डे इतना ट्रांजैक्शन हो सकता है। विनोद, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और समझाने के लिए कि क्या चल रहा है इंडेक्स में। जो रीजिंग होगा मार्केट में, जो सबसे ज्यादा हरकत हो रही है या फिर बातचीत हो रही है, वो दरअसल इसी को लेकर है। और वो दोनों स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं। शुक्रिया विनोद। अदानी एंटरप्राइजेस जो रिप्लेस कर सकता है श्री सीमेंट को, इनफैक्ट इस पर पहले भी थोड़ी सी सुगबुगाहट थी, लेकिन अब फिर से ये खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बड़ा ट्रांजैक्शन, बड़ा चंक यहां पर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इस पर राजेश सातपुते, अदानी एंटरप्राइजेस पर कोई व्यू है? बात करते करते 1% ऊपर आ गया स्टॉक। निश्चित जी, देखिए काउंटर जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, अनचार्टेड टेरिटरी आप कह सकते हैं, ब्लू स्काई टेरिटरी जो इसकी बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल जो ट्रेड है, मुझे लगता है बायस जो है वो पॉजिटिव ही रखे। फ्रेश ट्रेड अगर लेना है तो थोड़ा संभाल के करिए, लेकिन अगर मुझे लगता है सुबह मानस ही ने इस पर ट्रेड दिया था, तो अकॉर्डिंग टू मी इस ट्रेड का जो नया स्टॉप लॉस होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं, वो रहेगा 2800 का। और एक टारगेट सेट करें करीबन मेरे हिसाब से पोजिशनली आप 2900 का, यहाँ से करीबन 100 रुपीज का मूव। तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे जो सुबह का पोजीशन है उसे मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना है तो भी स्टॉप लॉस 2800 का ही होगा। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ये ट्रेड होल्ड कीजिए, या फिर नया लेना चाहते हैं तो नया भी ले सकते हैं। गौरांग शाह की बारी अब आ रही है मिड कैप फंडा के लिए। 4 का चौका में हमने आपके सामने 2 ट्रेड्स रखे हैं। एक तो सस्ता ऑप्शन में निफ्टी बैंक 39,000 का कॉल दिलवाया था आपको राहुल शर्मा ने। चार्ट का चमत्कार में IGL पर एक बाय कॉल दिया मानस ने। अब बारी है गौरांग शाह की, और कुछ ही देर में हम चंदन तापड़िया से भी FNO का सुपरस्टार लेंगे। लेकिन गौरांग, पहले आपका मिड कैप फंडा दीजिए। तो अक्षता, मिड कैप IT में से हमने L&T टेक्नोलॉजीज को चुना है। 3600 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है, 3590 या 600 के आसपास। और जिस तरीके से मझौली IT कंपनियों ने ये जो वित्तीय तिमाही के नतीजे अभी बीत चुकेंगे, वहां पर देखें तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस कुछ कंपनियों ने किया, मिसाल के तौर पर L&T टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, और अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो मेरे ख्याल से 4500-600 तक पहुंचने के लिए ज्यादा कठिनाई नहीं होगी इसको। तो L&T टेक सर्विसेज, ये एक मिड कैप फंडा ट्रेड आपके लिए गौरांग शाह लेकर आए। काफी दिनों बाद दरअसल इस स्टॉक की बात हो रही है। फर्स्ट 2 वीक्स में ही IT कंपनियों के नतीजे आ गए, उसके बाद थोड़े से साइडवेज पर थे, लेकिन फायदा इस समय आप उठा सकते हैं इस साइडलाइन का स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए। चलिए, हमारे साथ अब आज स्टूडियो में चंदन तापड़िया आ गए हैं, और बहुत दिनों बाद एटलीस्ट मेरे दर्शन हो रहे हैं। बीच में आप एक बार आए थे स्टूडियो। चंदन, आफ्टरनून। इधर इस तरफ कैसे आना हुआ आज? बस वही, काफी दिनों से मिलना नहीं हुआ, और इसलिए मैंने कहा कि बहाना अच्छा है मिलने, और बाजार भी है तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी है, चाहे वॉलेटिलिटी भली बढ़ा हुआ हो, तो थोड़ा समय मिल जाता है आप लोगों से मिलने का।
और बिल्कुल बाजार में हर बार आपको अपडेट होना चाहिए जी हाँ। और मेरे हिसाब से आप सब से मिलके सीखना तो बेटर होता है। चार्ट से सीखे वो तो हमेशा का काम है, आप सब नॉलेज से कुछ सीखें, दैट इज बेटर। सो आई थिंक आपसे सीखने का ही रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पे, और एक जो स्टूडियो का माहौल है वो एक नया पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स देगा स्टॉक एक्शन और प्राइस एक्शन को कैप्चर करने के लिए। आप सीखने की बात करें, सीखना तो आज हमें आपसे है कि आप आ तो गए हैं लेकिन आपके सामने मैं देख रही हूँ कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन तभी कॉन्फिडेंस के साथ आई एम श्योर आप सारे ट्रेड्स देने वाले। तो सारी क्या रट्टा याद होते हैं आपको लेवल्स? देखिए हर्षिता जी, मैं आपको बताऊं, मार्केट जो है वो दो चीजें, आर्ट और साइंस। आर्ट यानी कि स्किल सेट डेवलप हो जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, यदि कोई अच्छा इंजीनियर आर्किटेक्ट है, उसको मेजर टेप की जरूरत नहीं होती, वो देख के समझ जाता है कि कितना स्क्वायर फीट है। सो अब तो क्या है कि पिछले एक दशक से चार्ट पढ़ रहे हैं, लेवल पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ ध्यान में हो जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम पिछले काफी दिनों से एक लेवल की बात कर रहे हैं 17,442। इवन आज सुबह भी हम ये बात करते कि ये लेवल नहीं तोड़ेगा, मार्केट घूम जाएगा। आज का लो 17,442-85 है। तो जैसे जैसे हम इसमें घुसते जा रहे हैं, डेटा सेटअप को पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट और मल्टीपल स्टडीज अप्लाई कर रहे हैं, वो सब हेल्पफुल कर रहा है। तो आप स्टॉक्स का नाम पूछोगे तो निफ्टी का मैं पहले लेवल बता देता हूँ 17,442। ये लेवल आप सपोर्ट के तौर पे काम करें, जब तक ये नहीं तोड़ता है ऊपर में आप 17,777 के अपसाइड प्ले करें। बैंक निफ्टी मेजर सपोर्ट है 37,777, इमीडिएट में आपको 38,000 का सपोर्ट रखना पड़ेगा 38,800 के लेवल के लिए। स्टॉक वाइज यदि आप बात करते हो तो कैपिटल गुड्स और डिफेंस रिलेटेड कंपनी अच्छी लग रही है, चाहे आप HAL की बात करें, BEL की बात करें। रिसेंट टॉपिक की आप बात करते हो तो मेरे डार पे HAL है, BEL है और एक ऑटो में टाटा मोटर्स है, जहां पे 4-5 दिन की बेरुखी के बाद थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। तो इन सारे लेवल को ध्यान रखिए और 17,442 एक अहम लेवल है, जब तक ये नहीं तोड़ता है अपने माइंड में मंदी नहीं करे, बाजार में तो तेजी का रुख है। चलिए देखते हैं, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस और इसे कहते हैं मार्केट की इतनी गहरी पकड़ कि बिना किसी सामने स्क्रीन के बता रहे हैं किन किन स्टॉक्स में एक्शन और किस लेवल पर आपका ज्यादा जोर देना चाहिए। वीरू, ये आप भी अटेम्प्ट कीजिएगा कभी। अपनी भी सुबह शाम इसी लैपटॉप पे गुजरती है हर्षिता, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें बिना लैपटॉप के काफ़ी तकलीफ नहीं होती है और कल की भाव कॉपी जो होती है, FI का डेटा होता है, वो याद हो जाता है लगभग। बस खैर मैं विषय को चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक दो चीज़ों को यहाँ पे स्क्रीन पर रखना काफ़ी ज़रूरी है, वो स्टॉक्स जो कि अब डिलीवर करते हुए। लेट्स ब्रिंग कोरोमंडल। एक स्टॉक लेके आइएगा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और यस इट्स एन ऑल टाइम हाई। मानस, आपका व्यू कोरोमंडल, आपके साथ ये मैंने स्टॉक डिस्कस किया है बहुत बार और इस वक्त मेरी शीट पे अपीयर होता हुआ फ्रेश ट्रेड बनता है मानस, और कोई ऑप्शन स्ट्राइक अगर आपने पिक किया तो वो बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कोरोमंडल में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था स्टॉक को और अभी भी काफी बेहतरीन लग रहा है। देखिए आज तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1075 का जो स्तर था वो स्टॉक ने ब्रीच कर लिया है। तो अब तो आप उम्मीद करिए कि 1125 तक के स्तर आपको कोरोमंडल में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर उस टाइम नहीं खरीदा है तो आज भी आप, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 1059 के नीचे, 1055 के नीचे रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 1125 रुपए के टारगेट के लिए। और ऑप्शन में मेरे ख्याल से 1100 का ऑप्शन लिक्विड होना चाहिए कोरोमंडल का, तो वहां पर आप ध्यान दीजिए। 1100 का जो कॉल ऑप्शन है उसके भाव इस टाइम चल रहे हैं 30 रुपए के आसपास, तो 1100 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 30 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए 19 रुपए का, 50 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी 30 रुपए पे कॉल ट्रेड कर रही है। देखिए मैं ये ऑप्शन निकाल नहीं पाया था और 30 रुपए पे ट्रेड कर रही है और बात करते करते स्टॉक मैंने फाइंड किया था लगभग 1081 पे, 1082, 83, 84, 85, 87, 88 और अब ऑलमोस्ट 1090 स्ट्राइक करता हुआ। तो ये था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आप देखें इस स्टॉक को पकड़ा गया और गजब का स्विंग देता हुआ। ये ऑप्शन कितने पे आ गया प्लीज? 3145 नाउ। अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक डे हाई की डायरेक्टरी में आके और इनफैक्ट ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी भी है और ये ऑप्शन मेरे ख्याल से भी और स्विंग देगा। अच्छा मूव देता हुआ आपका कोरोमंडल। अब एक काम करते हैं, चंदन से आज कर लेते हैं एफएनओ सुपरस्टार। चंदन जी के सौजन्य से ये ट्रेड आएगा और चंदन जी बताइए क्या पिक किया है आपने एफएनओ में? बिल्कुल, देखिए एफएनओ में 2 काउंटर रडार पे है वीरू, एक तो टाटा मोटर्स है और दूसरा BEL है। और जैसा आप पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हो, डिफेंस और कैपिटल गुड्स कंपनीज में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है।
तो यहाँ पे मेरा BEL फोकस पे रहेगा। 280 का सपोर्ट है, 300 रुपए तक के हम यहाँ पे टारगेट लगा रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी को ऑप्शन में भी लेना है यहाँ पे, तो 285 290 की कॉल में भी यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है। काफी अच्छा प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो BEL इसलिए फोकस पर रहेगा 300 के टारगेट के लिए। BEL पर फोकस, और ये दूसरी दफा है जब BEL का जिक्र हो रहा है। एक और दफा चंदन कह रहे हैं, समित ने भी कहा था यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी है और ये कंसेंसस कॉल बनता हुआ क्लियरली। एक दो ट्रेड्स पर मैं एक आपकी राय लेना चाहूंगी। आपने टाटा मोटर्स कहा था जिसमें एक बाय साइड की पूरी पॉसिबिलिटी है। मेटल्स की हम आज दोपहर से काफी चर्चा कर रहे हैं। हिंडाल्को के नंबर्स पर स्टॉक देखिए अब 5% ऊपर। इसके ठीक पीछे टाटा स्टील में भी थोड़ी सी चमक बढ़ती हुई 109 110 के लेवल्स पर आ गया है। मेटल्स में आपका कन्विक्शन कॉल क्या है? क्या हिंडाल्को के साथ जाएंगे, टाटा स्टील के साथ, या फिर कुछ और पसंद है? जी, आपने देखे टाटा ग्रुप की बात की और मेटल की बात की है, तो टाटा मोटर्स भी अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर्स में आप देखोगे एक बड़ा मूव हुआ था जब इसने लास्ट टाइम 444 का सपोर्ट लेके और 462 का हर्डल निकाला था। उस दिन ये 480 तक गया। अभी वापस 4-5 दिन में हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है। हल्के से लोअर एज लोअर लोस के फॉर्मेशन निगेट हो रहे हैं, इसलिए मोमेंटम बनेगा। ऑटो में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आप TVS M&M की बात करें, बट वो अच्छा मूवमेंट हो गया, तो इसके लिए मैं टाटा मोटर्स पे फोकस करूंगा। यहाँ पे आपको लगभग 462 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे 490 के लिए। मेटल की बात करते हो तो हिंडाल्को में मोमेंटम है, बट टाटा स्टील कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और पुट राइटिंग का डेटा सेटअप बता रहा है। स्टॉक अभी स्प्लिट हुआ था, तो इसके लिए आपको भाव 100 रुपए के आसपास नजर आ रहे हैं। इसमें मैं नोटिस कर रहा हूं कि 100-105 की पुट में राइटिंग है, और लास्ट टाइम इसमें लगभग 87% के रोल ओवर हुए हैं। तो टाटा स्टील पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 106-106.50 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। एक बार के लिए 114 से 116 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, टाटा मोटर्स अगर आप देखें आपका कन्विक्शन कॉल है, और इस पे कन्विक्शन कितना बन रहा है कुछ देर पहले अगर आप देखें, और ये टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे 109.40 पे। मेटल्स में तो गजब का स्विंग है, और टाटा मोटर्स दोनों स्टॉक्स इस कार्यक्रम में दोनों ही स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन अब इस कॉल को हटाइए और निफ्टी में जो एक स्विंग आया है, अपर स्विंग, जरा उसके स्पॉन्सर को देखिए एक बार। राजेश जी ने आज पहला ट्रेड पिक किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मैं आज पूरे दिन इंडेक्स के मुताबिक इस स्टॉक का कोरिलेशन देख रहा था, और ये देखिए अब जाके स्ट्राइक करता हुआ दिखाई। राजेश जी, आपका जो सुबह का टारगेट था वो था करीब 2650 का। आप स्टिल बिलीव करते हैं वो टारगेट इंटैक्ट है? स्टॉक डे हाई पर है, या फिर कोई शफल करेंगे, कोई चेंज करेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे उसमें आप? वीरेंद्र जी, नहीं, मेरे हिसाब से वो टारगेट इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि निफ्टी में व्यू जो है, बायस जो है वो पॉजिटिव है, और रिलायंस के बिना तो वो सफल नहीं होगा। तो रिलायंस डेफिनेटली अगर आपने पोजीशन ली है या लेनी है तो फिर से वही चीज दोहराऊंगा जो सुबह किया था। ये 2560 2570 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इस सपोर्ट में हमें बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2540 का पोजिशनली, और 2650 ये इसका पहला पड़ाव रहेगा। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये थोड़ा सरप्राइज करेगा, ये 2700 के पार भी जा सकता है। तो रिलायंस ये हमारा टॉपिक रहेगा, रडार पे रहेगा। नॉट ओनली रिलायंस, HDFC ट्विंस, तो ये तीन जो खिलाड़ी है ये हमारे रडार पे है। पर फोकस राजेश सातपुते का और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस हाफ में दरअसल एक्शन दिखाता हो। याद रखिएगा जो चैनल आप देख रहे हैं TV18 का हिस्सा है। TV18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। तो अगर आप RIL में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बातचीत जरूर करें। चलिए यतिन को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे एक तो कल जो नतीजे आने वाले हैं उनमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। और इस लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल याद रखिएगा आज के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसके अलावा बाटा, ओरोफार्मा, भारत फोर्ज, पेज, ट्रेंट, ये वायदे वाले ट्रेड्स हैं। लिस्ट इससे भी और लंबी है इनफैक्ट, लेकिन इनमें अपोलो और ओरो पर दरअसल यतिन का फोकस है। तो अपोलो हॉस्पिटल के साथ यतिन शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टॉक आज टॉप गेनर्स में शामिल 2% ऊपर। बिल्कुल, और हेल्थ केयर और फार्मा की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल पे खास नज़रें रहेंगी, क्योंकि नतीजे जो हैं वो इम्प्रूव होने की आपको मोमेंटम दिखाई देगी मार्जिन फ्रंट पे। जहाँ तक कि रेवेन्यूज़ का सवाल है, साल दर साल बेसिस पे आपको केवल 3% का ही इजाफा दिखेगा, क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो हेवी है कोविड की वजह से। और अगर हम एबिटा की बात करें तो वहाँ 4% का सुधार होगा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बेसिस पे मार्जिन्स का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। मुनाफा हालांकि आपको 213 करोड़ आता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर के लिए, जो लगभग 57% नीचे है। और उसका एक कारण ये है कि एक्सेप्शनल गेन था पिछले साल। उन्होंने अपनी इकाई में जो है
स्टेक सेल किया था और उसके वजह से एक एक्सेप्शनल गेन आया था। तो अगर आप मुनाफे का जो एडजस्टमेंट देख लें फिर भी यहाँ आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। जहाँ तक कि फैक्टर्स का सवाल है, आपको सीक्वेंशियल बेसिस पे हॉस्पिटल कारोबार में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस और नॉन कोविड जो कारोबार है वो नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए सिक्वेंशियली आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मार्जिन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और फार्मास्यूटिकल यानी जो इनका फार्मा बिजनेस है अपोलो फार्मेसी का, वहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको हाई सिंगल डिजिट्स में आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट ने दिखाया है, बताया है। और FY23 में इन्होंने यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ अगले साल आपको इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट ने गाइड करता हुआ देखा है करीब 2 परसेंटेज पॉइंट्स का। तो यहाँ भी कमेंट्री जो है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अपोलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन स्टॉक इनफैक्ट इस पूरे साल एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कई डेवलपमेंट्स हुई लेकिन स्टॉक थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा रहा था। अमित, इस पर टेक्निकली व्यू दीजिएगा। आज तो प्री नंबर्स अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसमें यह भी डेवलपमेंट थी कि इन्होंने एक और हॉस्पिटल एक्वायर किया एक छोटे शहर में, शायद उसका इम्पैक्ट है। लेकिन चार्टिकली क्या कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा है? हर्षिता मैम, स्टॉक में हम कंटिन्यूस अप ट्रेंड में देख रहे हैं। स्टॉक में अपना 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अभी तक वायलेट नहीं किया है। लेकिन चार्ट के स्ट्रक्चर पे हम देखें तो कहीं ना कहीं 4500 के लेवल पे, 45-25 के लेवल पे, 60 के लेवल पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। एक बार अगर ये क्रॉस हो जाता है तो इसमें फर्दर 100-150 रुपए की अपमूव देख सकते हैं। इन द मीनवाइल अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 4480 का और लगभग हम 4600 तक के टारगेट्स देख सकते हैं इसमें। 600 तक के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपोलो। अब देखते हैं नंबर्स के तौर पर कंपनी क्या डिलीवर करती है। वेरी क्विकली आते हैं औरो फार्मा। देखिए, दूसरी फार्मा कंपनियों की तरह ही औरो फार्मा में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखेगा क्योंकि मार्जिन आपको श्रिंक होते हुए दिखाई देंगे। इसका मेन कारण यह है कि पिछले साल ऑब्वियसली कोविड का एक बेस है, प्लस यूएस में प्राइसिंग इरोजन हुई है जिसके वजह से मार्जिन्स दबाव में आपको आते हुए दिखाई देंगे। और बिंदु रेवेन्यू 6% ऊपर, हालांकि अगर आप एबिटा देखें तो 1200 करोड़ से घट के आपको करीब 1050-1070 के आसपास होता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन्स भी लगभग आपको 5% गिरते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने रीजंस पहले बताया, यूएस बिजनेस में ओवरऑल कमजोरी है। अगर हम बात करें रेवेन्यूज की तो 4% इसलिए नीचे होंगे क्योंकि जो यूएस मार्केट्स है यहाँ आपको प्रेशर है। डोमेस्टिक जो एंटीवायरल सेगमेंट है यहाँ भी आपको स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि क्यूओक्यू बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है यूएस कारोबार को लेके, इंजेक्टेबल बिजनेस को लेके, वो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अभी तक जितनी फार्मा कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल्स किए हैं, उन्होंने गाइड ये किया है कि यूएस मार्केट्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और कहीं ना कहीं और बिंदु फार्मा का जो निश स्पेशलिटी बिजनेस है और जो इंजेक्टेबल बिजनेस है यहाँ क्या कमेंट्री होती है वो काफी अहम मानी जा रही है रिजल्ट्स के अलावा भी। चलिए, अगर आप देखें तो ये दो नंबर्स को अगर आप देखें यतिन ने आपको समझाने की कोशिश करी और विंडो फार्मा पे टेक्निकली बात कर सकेंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली यतिन से समझ लेते हैं कि डीलर्स के जहन में चल क्या रहा है, क्या एग्जैक्टली वो चीज कर रहे हैं और किन स्टॉक्स पे उनका फोकस है। यतिन, 2 स्टॉक्स डीलर्स के या फिर कोई शॉर्ट आइडिया भी है आज के लिए? नहीं, शॉर्ट आइडिया नहीं है वीरू, लेकिन 2 स्टॉक्स जहां काफी अच्छी बाइंग आपको दिख रही है। सबसे पहले आइशर मोटर्स, रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छा ट्रैक्शन। ऑब्वियसली उन्होंने पिछली वीक अपना हंटर 350 जो एक नया मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड का, वो बाजार में उसकी प्राइसिंग और लॉन्च डिटेल्स बताई हैं और यहाँ डीलिंग उसको लगता है कि BTST की ट्रेड करिए 3175 से लेकर 3180 तक के टारगेट के लिए। तो यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40 से 50 रुपए का अपटिक यहाँ दिखता है। रिजल्ट्स के पहले फ्रेश बाइंग भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है आयशर मोटर्स के शेयर में। और BEL डिफेंस स्टॉक्स में जो है बाइंग कंटिन्यूड है, रिन्यूड इंटरेस्ट FIS की तरफ से आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 6% आज BEL में ऐड हुआ है करंट सीरीज के लिए। और जहां तक कि टारगेट का सवाल है 300 से लेकर 310 के लक्ष्य BEL पे डीलिंग रूम्स रख रहे हैं और डिफेंस स्टॉक्स इन जनरल एज ए थीम उनको पसंद आ रही है। जी हाँ, देखिए उसके पीछे एक बहुत वाजिब कारण है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले UPL का जिक्र कर रहा था ना कि किसी भी स्टॉक को किसी दूसरे स्टॉक के उस लीडर के शेडो में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। जरा प्लीज एक बार क्रॉस चार्ट दिखाइएगा HL वर्सेस BEL। पिछले आई थिंक जब लास्ट लेग था ना स्ट्रेंथ का, उसमें दोनों स्टॉक साथ साथ चले। BEL ने अगर आप देखें क्या खूबसूरत सफर तय किया, HL ने क्या सफर तय किया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल, एक गैप क्रिएट हो गया है।
और स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के इन कुछ दिनों में ये डिफरेंशियल काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर उस आप डिफरेंशियल को प्ले करना चाहते हैं, उस फोर्स को प्ले करना चाहते हैं, तो बेटर है कि इसको नॉट एग्जैक्टली टुडे, इसको आज का मत दिखाइए, आप इसको साल भर के चार्ट में दिखाइए। उससे आपको क्लियर होगा कि वाकई BL इस वक्त दाव लगाने लायक है। इसमें ऑप्शंस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बार बार बातचीत हुई भी है। और ये देखिए, ये इस डिफरेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ जो कि अब स्क्रीन पर विजिबल भी है। राजेश सतपुते जी, HL पे शायद अब बात करने की जरूरत है नहीं। आज आशीष चतुर्मोता जी ने सुबह सुबह 2100 की कॉल को ट्रेड करवाया था, अच्छा करती हुई 2200 की कॉल को भी ट्रेड करवाया। BL का कोई स्प्रेड बनाना चाहिए क्या अभी अगस्त के लिए, एट द मनी कॉल बेच के, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल बेच के लेकर? तो वीरेंद्र जी देखिए, मेरे पास वही चेक कर रहा था मैं कि BL में क्या कर सकते हैं। देखिए BL में स्प्रेड करना है तो फिर आपको देखिए 300 का कॉल और 290 ये स्प्रेड हो सकता है वीरेंद्र जी, कि 290 का कॉल लेके, यानी बुल कॉल स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग। सो 290 का कॉल करीबन 8 रुपए के आसपास है और 300 का कॉल, तो इस पे स्प्रेड बिटेगा। सो आपको 290 का कॉल लेना है और 300 का बेचना है, तो ये जो स्प्रेड है वो बेटेगा 4 रुपए का। आई थिंक दिस विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको कुछ लेना है तो HL में मोमेंटम है, लेकिन टेक्निकली BL में फ्रेश ब्रेकआउट है। दिस इज हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न 285 का ब्रेकआउट बनता है, नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए 300 के पार इमीडिएट नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे कॉल राइटर खड़ा है। तो स्प्रेड करना है तो 290 और 300 में स्प्रेड बिठाइए। ये है, अगर आप देखिए BL पे राय। अच्छा, अब एक स्टॉक और लेके आइए और जिसमें मूव आ रहा है, लेट्स ब्रिंग पॉलीकैब। और ये थी आशीष चतुर्मोता जी की कॉल भी थी, 2413 पे ट्रेड करता हुआ। यस, ये ट्रेड पकड़ा गया है बिल्कुल एज पे, बहुत देर बाद अगर आप देखिए कोई अच्छा ट्रेड पकड़ा गया एट 2413। आपकी राय क्या होगी मानस इस पे? 2412 एक छोटा सा फ्लैग विजिबल है। अब ऑल मूविंग एवरेजेस, और अगर इसमें कोई ऑप्शन लिक्विड हो तो आपके जहन में आता हो बताइएगा प्लीज। बहुत क्लियर चार्ट, और इसमें एक अच्छी बात है मानस कि बड़ा अच्छा कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप होते हुए ना। बात करते करते 2417 कैसा लग रहा है आपको पॉलीकैब डेली चार्ट्स पे? तो देखिए, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। जितने भी मूविंग एवरेज का सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव लगने लगा है, और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 2500 रुपए पहले और उसके बाद शायद आपको 2550 तक के स्तर पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक ट्रेडिंग कॉल ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 2360 के नीचे रखना पड़ेगा और टारगेट करीब 2500 और उसके ऊपर 2550 तक के सेट करने हैं। बेहतर रहेगा कि ऑप्शन में ट्रेड करें तो 2450 का कॉल ऑप्शन बहुत लिक्विड है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 61 के भाव चल रहे हैं, 36 रुपए 34 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर टारगेट की बात करें तो 110 से लेकर 120 रुपए तक के टारगेट्स आपको पॉलीकैब के 2450 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो पॉलीकैब में एक अच्छा तेजी का ट्रेड लेकर चले। अच्छा, एक स्टॉक जो आज अच्छी खासी बढ़त दिखा चुका है, अब सवाल यह है कि इसे कैरी करना है या नहीं। सिटी यूनियन बैंक 177 के लेवल्स, चंदन ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 31-32% का, नंबर्स के बाद ही एक्शन देखने को मिला और 9% भागा है। अब इसमें बने रहे या फिर जितना मुनाफा है उसे बुक कर लें? देखिए, दो चीज़ें, एक तो इन काउंटर्स में मोमेंटम काफ़ी कम आते हैं, जब आते हैं तो बड़े आते हैं और वो एक्सटेंडेड रहते हैं। और आप ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे लोगों के बिल्टअप हो रहे हैं और यहाँ पे डेटा सेटअप भी पॉजिटिव बता रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो छोटे मजले बैंकिंग काउंटर इस तरह के, उन सब में मूव बना हुआ है। तो इतने बड़े अपमूव के बाद जो ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी है जो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से पोजीशन लेके जाए। दो रीज़न, एक तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, 38,200 250 के ऊपर होल्ड कर रहा है, निफ्टी नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 174 के सपोर्ट से पोजीशन करें। शायद कल आपको 183 185 तक के लिए, और पोजिशनल रखते हो तो 198 तक के टारगेट बनेंगे। 185 तक के लेवल्स यूजुअली सिटी यूनियन बैंक, आपने सही कहा, जब चलता है तो खूब चलता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलता, वॉल्यूम्स ठंडे रहते हैं। और आज वो चलने वाला दिन है, तो जब तक चल रहा है इसका फायदा उठाएं। अच्छा, चलने की बात हम कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक पर एक फटाफट व्यू लेकर आते हैं आपके लिए। अमित, नजर रखिएगा, 38,275 पर ठीक निफ्टी बैंक खड़ा है और आईसीआईसीआई बैंक 848 के स्तरों पर, यहाँ पर 1 से 1.5% तक का इजाफा है। क्या एक लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे मौजूदा लेवल्स पर?
डेफिनेटली हर्षिता मैम, अगर हम स्टॉक को देखें तो इसमें काफी मोमेंटम है। लगभग 12 जनवरी का जो इसका हाई था उसकी 835 के ऊपर काफी दिनों से अच्छे से सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात देखने वाली ये है कि इवन इट इज अबव इस 10 डे जो शॉर्टेस्ट टर्म इसका मूविंग एवरेज है। तो एचडीएफसी बैंक में जो मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये अभी कुछ दिनों के लिए एक्सटेंडेड रहेगा, जिस हिसाब से इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अभी भी यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस में रखूंगा लगभग 830 रुपीज का, और मेरे टारगेट रहेंगे 875 से 880 रुपीज के। आईसीआईसीआई बैंक 848 पर, और आई थिंक अगर ये क्लोजिंग आती है आईसीआईसीआई बैंक की आज एक सेकंड, आईसीआईसीआई बैंक को कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा कुछ देर के लिए, और ऑल टाइम मतलब एक साल का चार्ट रखिएगा। 848 ये इसके करियर का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा, याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर आईसीआईसीआई बैंक। याद रखिएगा इंट्राडे में इसने एक स्विंग लगाया था और तारीख थी करीब करीब 25 अक्टूबर 2021 को। उसमें इंट्राडे स्विंग में करीब 864 तक गया था, लेकिन जहां तक क्लोज का सवाल है, ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा आईसीआईसीआई बैंक का। एक दो स्टेट्स को और पिक कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक एज वेल। चंदन, आपकी राय क्या रहेगी इंडसइंड बैंक पर? क्लियर कट चार्ट, बहुत क्लियर चार्ट है, 1060 के आसपास क्लोजिंग आती हुई और मोर और लेस इस ट्रैजेक्टरी में आएगी। लेकिन अच्छी बात है चंदन कि जुलाई मिड में जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो अगस्त शुरुआत तक कायम रहा, 2 अगस्त तक, और उसके बाद इसको चाहिए था एक कंसोलिडेशन, और लगभग 6 दिन का वो कंसोलिडेशन हो चुका है, वेल अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक? जी वीरू, देखिए बैंकिंग काउंटर्स कंपैरेटिवली अच्छा कर रहे हैं, और जो मेन लीडरशिप है वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और अब कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक में हो रही है। इंडसइंड बैंक आप देखोगे तो 5-7 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, वापस एक रेंज में फंसा है, और अब इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कंसोलिडेशन हो चुका है। यूजुअली इंडसइंड बैंक ऐसा काउंटर है, जब ब्रेकआउट देता है तो वापस रेंज में फंसता है, बट अब रेंज में आके वापस टर्न ले रहा है, तो यहाँ पे बाई बन रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 1038 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे। ऊपर में आप 1100 के कॉल में एक्टिविटी देख रहे हो, बट 1085 1090 तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें इंडसइंड बैंक हो गया, शानदार मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। बहुत, अगर आप देखें एक आईसीआईसीआई बैंक की और इंडसइंड बैंक की बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव के डेटा के अनुसार एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं यहाँ पर। और सीमेंट को अगर आप देखें, हालांकि सीमेंट में ओवरऑल स्पेस में आज थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्टिंग है, लेकिन ग्रासिम लॉन्ग ओआई एडिशन, जेके सीमेंट लॉन्ग ओआई एडिशन। इससे पहले कि हम अपने जो मोमेंटम कॉल्स हैं उनको शुरू करें, बैंकिंग में टॉप लॉन्ग है सीयूबी में, देन एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक करीब करीब 2.4% का वेरिएशन। प्लीज स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। पिछली 2 सीरीज का सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहा है फेडरल बैंक। एक बार जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा। समित, फेडरल पे आपका जो नया कन्विक्शन टारगेट जोन है वो क्या होगा? आई थिंक समित हमारे साथ अब शायद है नहीं, तो राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, 110 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर अगर फेडरल जंप करे तो आपका व्यू क्या कहता है? चेस करना चाहिए उस वक्त? वीरेंद्र जी, चार्टिकली बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा, अगर आप इसका वीकली चार्ट एनालाइज करें तो आपको एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट दिखता है। हॉरिजॉन्टल रेंज है, और रेंज है लोअर लेवल पे 80-82 का, और हायर साइड पे करीबन 105 से 108 का। तो आप समझ सकते हो कम से कम 20-22 रुपए का यहाँ पे रेंज बनता है, 25 रुपए का रेंज मिलता है। तो इसका पोजिशनल टारगेट बनता है कम से कम 135 का पोजिशनली। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे प्ले करना है तो देखिए आपका स्टॉप लॉस होगा 107 का, और इसका टारगेट 118 से लेके 120 का सेट करें। मेरे हिसाब से बेहतरीन चार्ट है। जी बेहतरीन चार्ट है, और बस इंतजार कीजिए 110 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाए। और जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जब हर्षिता हिंडाल्को का जिक्र कर रही थी, उसके बाद हमने पिक किया था कोल इंडिया। राहुल जी के साथ डिस्कशन हुआ था, 219 पे डिस्कशन हुआ, और कोल इंडिया को अब आप देखिए, कोल इंडिया क्लोज होगा 6 अगस्त 2019 के बाद अब तक के हाईएस्ट लेवल पे। तो जो राहुल जी का आउटलुक था प्लस जो उनका ऑप्शन ट्रेड था 220 की कॉल का, उसको प्लीज अपने जहन में रखिएगा। और एक ट्रेड और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और वो लेके आइए रेन इंडस्ट्रीज। मानस, आपको याद होगा सोमवार को सुबह सुबह हमने ये ट्रेड लिया था, 190 की कॉल थी, और वो आपने पिक भी की थी, डे हाई पे चली गई थी, और आज की कैंडल उस कैंडल को ओवरशूट कर गई है
बतौर ट्रेडर मेरे ख्याल से इस फ्लैग को चेस करना अभी भी फायदेमंद होगा। क्या डेल्टा ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे? लेट्स फॉरगेट दैट कॉल ऑप्शन, बुक प्रॉफिट एंड नाउ जंप टू 200 कॉल ऑप्शन। मानस, तो बिल्कुल यही देखिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया था अभी मोमेंटम ट्रेड के लिए भी, तो क्योंकि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले भी मैंने रेन पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था जब स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। और अब क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट देखने को मिला है तो एक बढ़िया मूव देखने को मिलना चाहिए। कैश के जो स्टॉप लॉसेस है वो 193 के रहेंगे, 193 के स्टॉप लॉस से 205 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। लेकिन बेहतर ट्रेड रहेगा कि आप 200 का कॉल ऑप्शन लीजिए। 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है 200 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पर 2 रुपए का रिस्क है, 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 11 से 12 रुपए तक के टारगेट्स आपको रेन इंडस्ट्रीज के 200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो यही मेरा मोमेंटम ट्रेड भी आज का रहेगा। इंडस्ट्रीज एक मोमेंटम ट्रेड इस समय लेकर चले। रेन इंडस्ट्रीज से मुझे याद आया, अमित सेठ ने कल इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में से जोड़ा था, खिलाड़ी नंबर 1 का हिस्सा है ये इस हफ्ते। रेन ही ट्रैक कर रहे थे ना अमित आप कल? मैंने रेन इंडस्ट्रीज दिया था यस्टरडे। आपने लेकिन कल या आज के बीच प्रॉफिट बुक कर लिया था या एग्जिट कर लिया था, अब क्या कन्विक्शन थोड़ा सा वापस आया? डेफिनेटली हर्षिता मैम, जिस हिसाब का क्लोज आज हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 कैंडल से हम देख रहे थे कि एक अपर शैडो बन रही थी, लेकिन आज स्टॉक डेज हाई पे क्लोज कर रहा है और पिछले 3-4 दिनों के हाई के ऊपर भी क्लोज कर रहा था। मुझे लग रहा है कि रेन इंडस्ट्रीज में अब मोमेंटम आ जाना चाहिए। फ्लैग का ब्रेकआउट अगर ऐसी क्लोजिंग होती है तो कंफर्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसके टारगेट्स फिर लगभग 210 से 215 के ओपन हो जाते हैं। स्टॉप लॉस रखूंगा 190 रुपीज का। ओके, तो ये 210-215 की ट्रैजेक्टरी में जा सकता है काउंटर। कैपिटल गुड्स में चंदन इस पूरे हफ्ते हमने काफी एक्शन देखा है। आप आज भी देखिएगा एल&टी करीब 1.1% ऊपर है। कमिंस जैसे स्टॉक्स कल तक काफी भागे थे, आज कमिंस थोड़ा सा लड़खड़ा है क्योंकि कंपनी ने कहा है कि मार्केट की अनसर्टेनिटी के मद्देनजर वो गाइडेंस नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए शायद वो कूल ऑफ देखने को मिला है। लेकिन अच्छा खासा पैसा कमिट हुआ है। किसी का कोई ट्रेड है कमेंट्स में तो एक्सटेंड करना है या फिर अब आज की कमेंट्री पर कुछ मुनाफा बुक करना शुरू करें? स्टॉक वैसे 2% नीचे। बिल्कुल, देखिए आज हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर पे रिपोर्ट बनाई है और हमारा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में कैपिटल गुड्स कंपनीज परफॉर्म करेगी और स्पेशली एल&टी, क्योंकि कैपिटल गुड्स कंपनीज में एल&टी का काफ़ी वेटेज है। तो इस वजह से हम एल&टी, सीमेंस, एबीबी इन काउंटर्स में पॉजिटिव है। क्यूमेंस में हम काफी पॉजिटिव थे बट ऊपर में थोड़ा सा फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आज जो डिक्लाइन हुआ है उस डिक्लाइन को थोड़ा और आने दें। अब इसको चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं 1135 1132 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है। तो मौजूदा लेवल से 2 से 3% और डिप आ जाए तब यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री लेवल बनेगा। बट यहाँ पे बिकवाली नहीं करे, डिप में खरीदारी करे, यही सुझाव रहेगी, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली मानना है कि कैपिटल गुड्स बाजार को वापस स्टेबिलिटी और लीड देता हुआ नजर आएगा। तो 1130-35 के आसपास वापस हम इसको 1200-1220 तक के टारगेट के लिए मूव होते हुए नजर आएंगे। तो 1130 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी कमेंट्स में ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन टॉप ट्रेड जो रहेगा वो एल&टी ही रहेगा, जो बादशाह है आप कह सकते हैं कैपिटल गुड स्पेस का। चलिए अब मोमेंटम कॉल्स की बारी या फिर एसटी, बीटी, बीटीएसटी की जो हम बात करते हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बार तस्वीर निफ्टी की और निफ्टी बैंक की। निफ्टी 17,541 के आसपास है। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर आया था लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा दोबारा अटका है। अब 60 अंकों की बढ़त पर 38,296 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए बताइए चंदन, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, एसटी, बीटी या बीटीएसटी? देखिए मैं बीटीएसटी के साथ जाऊंगा और सबसे पहले मैं निफ्टी के अहम लेवल की बात करूंगा 17,442। इस लेवल को हम पिछले काफी दिनों से वॉच कर रहे हैं और आज के लिए भी मेरा ये लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है मैं तेजी के साथ ही रहूंगा। और ट्रेड वाइज बात करें तो देखिए हमने काफी स्टॉक की जिक्र किए, जैसा कि हमने बीएल की बात की या फिर एल&टी जैसे स्टॉक्स की बात की, आईसीआईसी बैंक की बात की, तो काफी स्टॉक चर्चा में हो चुके हैं। बट अब एक नया स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि वो चल काफी चुका है, वो रहेगा जेके पेपर से। हमारा ऐसा मानना है कि पेपर एज ए थीम परफॉर्म करनी चाहिए। हालांकि स्टॉक 7-8% चल चुका है बट अभी भी यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। अल्टीमेटली हम 444 के टारगेट यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 415 से लेकर 420 के बीच में ले, 403 के सपोर्ट, 444 460 के टारगेट रहेंगे। और ये एक ऐसा काउंटर है जो हम पिछले काफी दिनों से परफॉर्म कर रहे हैं। यदि नॉन एफएनओ सेलेक्टिव मिड कैप की बात करें तो जेके पेपर, पूनावाला, ये कुछ एक सेलेक्टिव काउंटर जो हमें पसंद आते हैं। तो जेके पेपर पे फोकस रहेगा 444 के टारगेट के लिए। 444 का टारगेट जेके पेपर में आ रहा है और जेके पेपर के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। सुबह में हम इसी का जिक्र कर भी रहे थे। रेवेन्यू में करीब 28% तक की वृद्धि देखने को मिली थी। जहां तक मुझे याद है हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है इस तिमाही में। प्रॉफिट हालांकि थोड़ा सा दबाव में था और मार्जिन दबाव में क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ा था, लेकिन 8% भागा है। कमेंट्री कंपनी की काफी स्ट्रांग रही थी। अच्छा, वेरी क्विकली आपके लिए एक बार रिलायंस स्क्रीन पर आ गया।
1.1% ऊपर है। पहली बार जब चर्चा हुई थी 0.33% के ही गेन्स देखने को मिले थे, तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। अच्छा राजेश सातपुते, STBT या BTST? अर्षदा जी BTST करूंगा। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बढ़िया जो लग रहा है वो है बैंकिंग। सुबह एक्सिस बैंक की बात हुई, HDFC बैंक की बात की, यहाँ पे और एक बैंक है जो नजर में है और बहुत दिन से ये अपने 10 डे को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो है कोटक बैंक। अच्छा, इसका 10 डे में कहा है 1820 के आसपास, यहाँ पे फ्यूचर में 10 डे में 1830 का आज का इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो हमने देखा इस लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल कर रहे हैं। सो बाय कोटक बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 1810। आपका जो टारगेट होना चाहिए एज ए BTST, इट शुड बी 1870 टू 1880। ये पहला टारगेट होगा मेरे हिसाब से, ये 1900 को एक बार के लिए टच करेगा। सो कोटक बैंक ये कॉन्ट्रा बाय रहेगा आज के लिए। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखें तो राजेश जी का कन्विक्शन ट्रेड है, और मानस आपका कन्विक्शन मोमेंटम कॉल? देखिए रेन इंडस्ट्रीज तो मोमेंटम कॉल था, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं पर खरीदारी करके जानी है तो अदानी इंटरप्राइजेज, जो कि आज मॉर्निंग में मैंने जो सबसे पहले रिकमेंड किया आज, वो अदानी इंटरप्राइजेज था, उसको ही लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत क्लियर है। आज जो 2814 का रेजिस्टेंस था स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है, तो बेहतरीन क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 2800 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड, फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, जहां पर आपके टारगेट 2875 के रहेंगे। प्राइसेस 34 रुपए ऊपर, स्टिल इट्स अ बाय। मानस जी का अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड है, बाय के लिए कल के लिए कैरी करिए। और उससे पहले याद रखिएगा रेन इंडस्ट्रीज, जो कि अब बात करते करते फ्रेश इंट्राडे हाई पर है, ये भी मानस जी का कन्विक्शन ट्रेड है। और 200 रुपए की जो कॉल है वो भी प्रथम, अगर आप देखिए इनका चुनाव था कि हाँ जनाब आप इसको ले सकते हैं। अमित, आपका कन्विक्शन मोमेंटम कॉल? वीरेंद्र जी, मुझे UBL का चार्ट अच्छा लग रहा है। UBL का अगर चार्ट देखें तो इसने पुल बैक दिया 1580 से 1600 की जोन में, जहां पे इसने सपोर्ट दिया, फिर वहां पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और करंटली स्टॉक अपने 10 और 20 डे को क्रॉस कर चुका है। फ्यूचर्स में डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है 1636 रुपीज में। बाय की सलाह है, 1626 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1656 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज इंटरेस्टिंग। और एक सेकेंड जरा चार्ट लेके आइएगा यहाँ पर, देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छा बन रहा है क्या यहाँ पे। यूनाइटेड ब्रेवरीज यस चार्ट के लिए अच्छा है, और सावन का आखिरी सोमवार भी बीत चुका है। सबको इंतजार 12 का है, 13 का है, 14 का है। अच्छा, अगर आप देखें टाइम कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया यहाँ पे अमित जी। वरांग जी, आपका भी इसी क्षेत्र से कोई चुनाव है या फिर कुछ और है? मोमेंटम कॉल आपका? आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या फिर कंपनी की बात कर रहे हैं? अच्छा छोड़िए, मैं आपको इस क्षेत्र में नहीं बांध रहा। आपको मोमेंटम कॉल बताइए। मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं? गौरांग, सीधे बताइए आपका मोमेंटम कॉल क्या है? तो मैं अभी बात कर रहा था अर्षदा से धातु क्षेत्र की, तो हिंडाल्को का जिक्र हुआ था नतीजों के आधार पर, और जिस मुकाम पर ये खड़ा है मेरे ख्याल से ये आपको बहुत जल्द 480 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, और सर्वोच्चम स्तर पर क्लोजिंग भी दे रहा है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी हुई आज, तो मेरे ख्याल से हिंडाल्को पसंद करूंगा अगर आपका नजरिया बहुत ही छोटी अवधि का है तो। देखिए नंबर्स के बाद क्या भागा है। इनफैक्ट इंट्राडे में 5% तक की गेंस दिखाने में कामयाब, और इसी स्टॉक के साथ जाना आप प्रेफर कर रहे हैं। गौरांग, अच्छा आयशर मोटर्स, आयशर के इनफैक्ट नतीजों का इंतजार है, कल सुबह में इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। 3159 के स्तरों पर मौजूदा भाव है, आज 3169.70 का स्तर छुआ। इस पर चंदन क्या राय बन रही है? देखिए सबसे पहले निफ्टी ऑटो लगातार परफॉर्म कर रहा है। आप रिलेटिव रोटेशन ग्राफ पे देखें तो ऑटो FMCG है जो जहाँ पे स्ट्रेंथ भी और मोमेंटम है। पूरे मार्केट में पिछले 3 महीने से ये 2 सेक्टर ही चले हैं, ऑटो और FMCG। और स्पेशली आप ऑटो की बात करें तो यहाँ पे M&M, TVS मोटर न्यू हाई टेरिटरीज में है। वहीं रिसेंटली आपका टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। एशर मोटर में भी मोमेंटम, और अच्छी बात है इसमें रोल ओवर काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो एशर मोटर पे हमारा फोकस रहेगा। पॉजिटिव बायस यहाँ पे बना हुआ है मौजूदा लेवल से, और भी यहाँ पे 4 से 5% की रैली बन सकती है। तो लगभग 3090 के सपोर्ट बनेंगे, ऊपर में लगभग 3235 तक के टारगेट के लिए।
3335 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और होपफुली जो नई गाड़ी इन्होंने लॉन्च की उसका भी कुछ फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, रेन इंडस्ट्रीज की खूब चर्चा हुई, 2-2.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाते जाते IRCTC, पॉलीकैब जैसे ट्रेड्स में और खरीदारी बनी है, तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन। अच्छा, मेटल्स की आप जब बात कर रहे थे, आपने टाटा स्टील पर एक व्यू दिया, क्या सेल इक्वली अट्रैक्टिव है? क्योंकि सेल में भी आज मैं देख रही हूँ 2.5% तक का इजाफा और ओपन इंटरेस्ट एडिशन डिसेंट है। देखिए, हम ज़्यादा प्रेफरेंस तो पहले टाटा स्टील फिर हिंडाल्को पे रखेंगे, क्योंकि सेल में प्रॉब्लम ये कि मोमेंटम है, बट वहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उस कॉल राइटिंग की वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा। तो टाटा स्टील तो हम ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं कि 114-115 तक के जाएगा, बट ये सब चलेंगे तो थोड़ा बहुत स्टिल ऑथर रहेगा। बट जो भी ट्रेड करना है आपको स्विंग में करना है, छोटे से मूव में निकल जाना है। यहाँ पे लगभग 78 का सपोर्ट रहेगा, एक बार के लिए 84-25 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो छोटे मोटे स्विंग्स आएंगे सेल में, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कॉल राइटिंग इक्वली होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेट लेना है तो दिग्गजों पर दाव ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कन्विंसिंग है। अच्छा, एक बार अमित एस्कॉर्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, 1660 के लेवल्स यहाँ पर आ रहे हैं आज क्लोजिंग पर, यानी कि 2.5% का इजाफा। कोई ट्रेड जो आप कल के लिए कैरी करना चाहें या फिर कुछ पढ़ रहे यूनिक? हर्षिता मैम, स्पॉट्स में हमने अच्छा मोमेंटम देखा आज, थोड़ा सा इसने गेन जरूर गिव अप कर दिया, बट दैट इज नथिंग वरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जिस तरह क्लोज कर रहा है, कल इसमें तेजी बनी रहेगी। अभी भी इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग इसमें रखूंगा 1670 का और टारगेट्स रहेंगे 1740 रुपए के। एस्कॉर्ट्स को बेटा आपकी स्क्रीन पे 1690 पे अच्छा करता हुआ, और अगर मैं आखिरी के 1 घंटे की ट्रेड समरी को देखूं तो देखिए सबसे कमांडिंग पोजीशन में अगर कोई स्टॉक रहा है अलॉन्ग विद इट्स डीवीआर, वो है टाटा मोटर्स को। देखिए राहुल जी की कॉल भी थी ये, और टाटा मोटर्स डीवीआर को भी देखिए, ये स्टॉक भी बहुत अच्छी तरीके से पॉज। इनफैक्ट टाटा मोटर्स डीवीआर 25 फरवरी 2022 से लेकर अब तक के लगभग 4 हाइस को रीटेस्ट करता हुआ। अच्छी अगर आप देखें यहाँ पे इसका टेक्निकल बिहेवियर है। और कोल इंडिया स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर रहा। मैं आपके स्क्रीन पे एक बार हीट मैप रखता हूँ, ट्रेड मोमेंटम कॉल्स पूरे हो चुके हैं और लॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है टाटा केमिकल्स में। हिंडाल्को पोस्ट अर्निंग्स, IGL अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें आज काफी शानदार एक मूव रहा। पॉलीकैब जिसका ट्रेड भी हमने लिया। डिक्सन, ICICI बैंक बैंकिंग बास्केट में बहुत बेहतरीन। ओबरा रियल्टी, कैपिटल गुड्स स्पेस में ABB L&T ने आज अगर आप देखें झंडे गाड़ दिए। और लॉरस लैब, ये सुबह राजेश जी का ट्रेड भी था, इन्होंने ट्रेड भी लिया था और इसने अच्छा किया। डे हाई के जोन पे आसपास इसकी क्लोजिंग आती हुई। प्रकाश सर का ट्रेड था आज IRCTC BL कैपिटल गुड्स स्पेस में और डिफेंस स्पेस में, आप देखें अच्छा करके गया। हिंदुस्तान कॉपर, BHEL, PI इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल, ये कुछ काउंटर जो कि आज काफी अच्छा खासा करके गए, लॉन्ग्स देख के गए अपने साथ। फिर आप देखिए कि ये देखिए सुबह, हालांकि ये जो लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन था ये इवनली पॉइज था, याद रखिएगा इवनली पॉइज था, लेकिन जाते जाते थोड़ा बिगड़ गया। आई थिंक दैट जो ग्लोबल इवेंट है ना, वो थोड़ा सा अगर आप देखें जो शॉर्ट होल्डर्स या फिर फ्रेश शॉर्ट की टेंडेंसी को जो के बारे में सोच रहे थे, फ्रेश शॉर्ट के बारे में, उनको एक मौका मिला। लॉन्ग बिल्डर टाटा केमिकल, यूनियन बैंक और सिटी यूनियन बैंक हिंडाल्को में बने और शॉर्ट स्क्यूज था, याद रखिएगा आज NMDC, एस्कॉर्ट्स, UPL और गुजरात गैस में। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई बलरामपुर चीनी, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडिया मार्ट, एस्ट्रेल और बर्जर पेंट्स में। और शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज मदरसन में, MRF में, एबट इंडिया में, ग्रैनुअल्स में और इब्का लैब में। तो कुछ फार्मा काउंटर्स में आज अगर आप देखें शॉर्टिंग विजिबल थी। एक चार्ट लेके आइए जिसमें आज एक लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। लेट्स ब्रिंग हीरो मोटर कॉर्प। अभी मेरी इसकी शीट पर नजर गई। हीरो मोटर कॉर्प आज 2774 पे डे लो से रिकवरी थी। जब आप कैंडल को देखेंगे शाम को शायद इतनी अच्छी नहीं लगे आपको और आप स्किप भी कर जाए, बट डे लो से रिकवरी बहुत स्ट्रांग थी, जिसे कहते हैं वाइड लोअर शैडो। राजेश जी, आप ये वाइड लोअर शैडो को पकड़ने में अक्सर बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्या इंप्रेस कर रही है वाइड लोअर शैडो एक ऐसे समय में जब TVS मोटर्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है हिंडाल्को का चार्ट एक अच्छा चार्ट है, बेहतरीन चार्ट है। लोअर लेवल से इसमें हमेशा रिकवरी आती है। इसका लेवल जो है 50 डे में, मैं उसी को वॉच कर रहा था, 2740 के आसपास है। दिन का लो है 2737। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपने लगेंगे, बाय जनरेट होंगे तो ब्रेकआउट में प्ले 160 से लेकर 2880, सो बाय अबाउट 2800। ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी इस पे।
हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पे आप देखें अच्छा करता हुआ, लोअर लेवल से रिकवरी इसके नाम रही आज, और जाते जाते कुछ और काउंटर्स जो कि आज अच्छा कर गए उसमें याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाले स्टॉक्स में शामिल रहा आज यूपीएल भी, और एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पे आयशा मोटर्स, और फार्मा स्पेस में सन फार्मा और सिप्ला दोनों ही ठीक ठाक करके गए। इन्होंने भी अगर आप देखें कुछ हद तक शो कैप्चर करके रखा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई लगभग 38,281, यानी अगर मैं बैंक निफ्टी को चार्टिकली देखूं तो निफ्टी बैंक का ये क्लोज पोस्ट आई थिंक अप्रैल 2022 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल का क्लोज आएगा निफ्टी बैंक का। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, यस 17,529 पे ये भी एक अच्छा क्लोज माना जाएगा, वेल अबव दैट ऑप्शन राइटर्स जोन जो 17,500 का पुट राइटर था। एटलीस्ट उसके पास एक कन्विक्शन है कि आप उस पुट राइटर के जोन के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में यानी कल का वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होगा, 2 कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 16,600 पे 16,800 पे। हम पहले कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के लगभग 70 पॉइंट नीचे क्लोज होते हुए, और निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो बैकफुट पे रहा, और निफ्टी आईटी पिछले 3 सेशन से याद रखिएगा 3 सेशन से स्ट्राइक कर रहा है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन सक्सीड नहीं हो पा रहा है। आपने यूएस में भी देखा नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस, वहां नेस्डैक फंस रहा है, यहाँ पे निफ्टी आईटी फंस रहा है। लेकिन इस क्लोजिंग को आप बारीकी से समझने के लिए चलते हैं हर्षिता के पास वॉल पे। हर्षिता वो ठीक। इससे पहले कि मैं वॉल पे जाऊं, एक स्टॉक दिखा देते हैं जेके पेपर, जिसका जिक्र दरअसल चंदन कर रहे थे। स्टॉक में तगड़ा मोमेंटम, आज लगभग 9-10% की तेजी पर ट्रेड करता हुआ। चंदन, आप अभी भी इसे कैरी करेंगे, करेक्ट? बिल्कुल, अभी भी कैरी करना चाहूँगा। देखिए हर्षिता जी, ये ऐसा काउंटर है जो हमें काफ़ी दिनों से पसंद है और लगातार हर लेवल पे रिकमेंड कर रहे हैं। आज भी ये स्टॉक समझ में आ रहा है, बार बार हम 414-15 की बात कर रहे थे, 442 के लिए 425 के हाई मारे, अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। 410 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, 435 और 442 के टारगेट आपको कल सुबह देखने को मिलेंगे। मार्केट में टाइम नहीं, अदरवाइज इतना अच्छा मोमेंटम और पूरा सेक्टर में जो एक्टिविटी दिख रहा है वो इंडिकेट कर रहा है काफ़ी स्ट्रेंथ है। 435, 444 के टारगेट यहाँ पे इंटेक्ट, यानी कि यहाँ से आगे और बढ़त के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 445 तक के लेवल्स जेके पेपर आपको दिखाएगा। याद रखिएगा, जब हम क्लोज कर रहे हैं तेजी की तरफ आज के दिन को, निफ्टी में करीब फ्लैटिश मूव देखने को मिला है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा है 60 पॉइंट के गेन्स के साथ वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। हमारे लिए औसतन एक एवरेज पॉजिटिव सत्र रहा, 17,442 के लो को जो जरूर छुआ, लेकिन उस वहां से एक बाउंस बैक करके हम 17,500 के ऊपर टिक पाने में कामयाब है। निफ्टी बैंक ज्यादा कंट्रोल में था, 47 अंकों की बढ़त देखने को मिली है इस पर्टिकुलर इंडेक्स की तरफ से। कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स जो फोकस में रहे, मेटल्स के नाम रहा है आज का दूसरा सत्र भारतीय बाजारों के लिए। आप देखिएगा हिंडाल्को के अच्छे खासे नतीजों पर वो स्टॉक नियरली 5% भागता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए निफ्टी के जो मेटल इंडेक्स है उसमें अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। इसके अलावा हमने देखा आज के दिन कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स थे जहां पर तेजी भी नजर आई है। लेकिन हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे और आपको दिखाई देगा कि कहां पर एक्शन दरअसल सबसे ज्यादा रहा है ट्रेड के लिहाज से। तो हिंडाल्को आज का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर 440 के लेवल्स पर जाकर टिक रहा है, 4.5% ऊपर। हिंडाल्को के पीछे टाटा स्टील में हमने देखी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। दूसरी तरफ यूपीएल तेजी वाला कैंडिडेट रहा है। कोल इंडिया के नतीजों से पहले कल यानी कि सोमवार को तेजी थी, आज फिर तेजी दिखी। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आएंगे, 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। एल&टी, इंडसइंड, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में आज हमने देखा अच्छी खासी तेजी। हालांकि लोअर एंड पर बजाज फाइनेंस का साथ नहीं था, आज ओएनजीसी कुछ करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया और आईटी का जिक्र वीरू ने किया। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस जैसे काउंटर्स थे जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर एक और सत्र जहां पर थोड़ा सा मार्केट संभला जरूर है, कंसोलिडेट जरूर हुआ है, लेकिन हाँ अपने स्ट्रेंथ को ये मेंटेन करने में कामयाब रहा है। तो 17,523 पर आज जाकर गाड़ी रुकती हुई फ्लैट है मार्केट। कल जहां पर छोड़कर गए थे वहीं पे उसी के आसपास जाकर टिका है।
इंडेक्स फटाफट आपके लिए पेश करते हैं। सीधा सौदा में हमारे दोनों ही कप्तान यानी कि नीरज और आशीष का प्रदर्शन भी कैसा रहा था आज के दिन। और आशीष ने देखिए केमकॉन स्पेशलिटी पर एक बाय कॉल दिया, टाटा केमिकल्स पर एक बाय कॉल दिया, आईजीएल पर बाय कॉल दिया नंबर्स के आधार पर। पनाशा के नंबर्स के आधार पर एक शॉर्ट का ट्रेड इन्होंने आपके लिए सुझाया था। दूसरी तरफ नीरज ने फैकेम ऑर्गेनिक्स में एक तेजी का ट्रेड आइडेंटिफाई किया। डिलीवरी, लक्स और ट्राइडेंट के नंबर्स थोड़े से दबाव वाले रहे और उसी का रिफ्लेक्शन उनकी टीम में भी था। मंदी के ट्रेड्स फेवरेबल रहे हैं। ये रहा आज के लिए सीधा सौदा का अपडेट भी। चलिए इसी के साथ आप सभी से लेंगे इजाजत। 17,534 पर हम लगभग 9.2 पर वीरो निफ्टी को छोड़ जा रहे हैं और निफ्टी बैंक भी 50.2। जय नमस्कार।